दोस्तों, ये कोई सामान्य कल्टिवेशन कहानी नहीं है। यहाँ कोई आसान सिस्टम नहीं, कोई तुरंत गॉड लेवल पावर अप नहीं। यहाँ सिर्फ एक साधारण लड़का है, मुफेंग, जिसने 3 साल पहले सूरज की तरफ देखा था। उसने एक पीठ पर कॉफिन लिए हुए औरत को देखा और उसी पल उसका दांतियन गायब हो गया, वह वेस्ट बन गया। लेकिन 3 साल बाद वही इमोर्टल कॉफिन सूरज से गिरकर उसके शरीर में समा गया। उसका दांतियन बन गया केओस कॉफिन। और फिर उसने जाना, स्लॉटर करके ही शक्ति बढ़ेगी। जितना ज्यादा खून बहेगा उतनी ज्यादा ताकत मिलेगी। एक तलवार, एक केओस कॉफिन और एक लड़का जो अब प्रतिशोध और नरसंहार की राह पर चल पड़ा है। मुझे नहीं पता ये स्टोरी तुम्हें कितनी पसंद आएगी। शुरू में कुछ हिस्से स्लो भी लग सकते हैं, कुछ लोग बोरिंग भी कह सकते हैं, लेकिन मुझे ये स्टोरी अच्छी लगी, इसकी डार्कनेस, इसकी रूथलेसनेस और इसकी रॉ जर्नी। इसलिए आज से मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो समझ आएगा और एंजॉय करेगा वो खुद साथ चलेगा। तो चलो बिना किसी हाइप के सीधे शुरू करते हैं। चैप्टर 1, Those who bully me should pay with blood। मू रॉयल रेजिडेंस, रियर गार्डन। एक हाथी अलौकिक सा युवा पवेलियन के बाहर खड़ा था, अपनी निगाहें सूरज पर टिकाए, खोया हुआ सा। दोपहर का वक्त था, जब सूरज अपने तपते चरम पर होता है। लेकिन वह युवा उस दहकते सूरज को सीधे देखे जा रहा था, पलक झपकाए बिना। भैया, आप फिर से सूरज को देख रहे हो? आंखों में दर्द नहीं होता? और ऊपर दिखता क्या है आपको? एक प्यारी सी छोटी बच्ची, बिल्कुल मिट्टी के खिलौने की गुड़िया जैसी, चुपके से युवा के पीछे आई। उसके छोटे हाथ ने भैया का बाजू पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए पूछा। युवा का नाम था मू फेंग, योंग प्रोविंस के मू रॉयल रेजिडेंस का ए। छोटी बच्ची का नाम था मू या, मू फेंग की छोटी बहन। मू फेंग ने मू याओ के माथे पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर कहा, मैंने एक बार एक औरत देखी थी जो एक कॉफिन ढो रही थी। वो औरत अब भी है वहाँ? नहीं, तो कॉफिन? कॉफिन अब भी है। मू याओ ने आह भरी अपने मन में सोचा, भैया फिर से बकवास कर रहे हैं। 3 साल पहले मू फेंग योंग प्रोविंस का जाना माना मार्शल दाउ जीनियस था, पूरा जोश और तेज। लेकिन एक दिन कल्टिवेशन सेशन के दौरान मू फेंग ने सूरज की तरफ देखा, फिर चीखा और वहीं बेहोश हो गिरा। तब से मू फेंग गंभीर रूप से बीमार रहने लगा। उसका शरीर दिन ब दिन कमजोर होता गया। और उससे भी अजीब बात, मू फेंग का दांचन गायब हो गया था। उसकी सारी कल्टिवेशन जाती रही, वह एक क्रिपल बन गया। तब से मू फेंग बकवास बोलता है और अजीब हरकतें करता है। थोड़ी देर बातें करने के बाद दोनों भाई बहन अलग हो गए। मू फेंग ने धीरे से आह भरी, 3 साल से रॉयल रेजिडेंस में कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। 3 साल पहले उसने कुछ महसूस किया और सूरज की तरफ देखा। उसी पल उसकी निगाह उस चकाचौंध भरी धूप को चीरती हुई सूरज के अंदर तक पहुंच गई। उसने देखा एक खूबसूरत औरत जो इस मॉटल रैल्म की नहीं लगती थी, एक रहस्यमयी इमॉर्टल कॉफिन ढो रही थी जिस पर बेशुमार पातंज उकेरे थे, और वह कॉफिन चुपचाप सूरज के अंदर लटक रही थी। उस खूबसूरत औरत ने मुफेंग की तरफ देखा और एक मुस्कान दी। मुफेंग का दिमाग जैसे बिजली की तरह हिल गया, सिर फटने का दर्द हुआ और वह आखिरकार बेहोश हो गया। आफ्टर ट्रांसमाइग्रेशन थ्रू द वास्ट एंशिएंट टाइम्स, आई फाइनली फाउंड यू। बेहोश होने से पहले मुफेंग ने उस औरत की धीमी आह भरी आवाज सुनी। तब से मुफेंग का दांचन गायब हो गया और वह योंग प्रोविंस सिटी का मशहूर गुड फॉर नथिंग बन गया। और उसी पल से सूरज पर वह कॉफिन ढोने वाली औरत गायब हो गई और उसके पीछे सिर्फ वह रहस्यमयी इमॉर्टल कॉफिन रह गई। थंब थंब थंब, तेज कदमों की आवाज आई। मुफेंग ने ऊपर देखा। उसने देखा एक भारी भरकम आदमी जो आम पहने था और उसके पीछे लोगों की भीड़। सबने मुफेंग को घेर लिया। मुफेंग ने उस भारी भरकम आदमी को घूरते हुए कहा, जनरल ले होंग, इसका क्या मतलब हुआ? जनरल ले होंग ने बाघ जैसी आंखों से मुफेंग को घूरा और ठंडे स्वर में बोला, मुफेंग, एल्डर काउंसिल ने सर्वसम्मति से तुम्हें ए के पद से हटाने का फैसला किया है और मुलान उस पद को संभालेगा। पकड़ो इसे। 2 आम पहने गार्ड्स ने बेड़ियां निकाली और मुफेंग के हाथ पैर तुरंत बांध दिए। मुफेंग ने जोरदार संघर्ष किया और गहरी आवाज में कहा, क्यों? बिकॉज यूर अ गुड फॉर नथिंग एंड आई मुलान एम अ ब्लडलाइन जीनियस। एक अहंकारी और शेखी भरी आवाज पीछे से आई। मुफेंग ने मुड़कर देखा। उसने देखा एक अहंकारी शक्ल वाला युवा आराम से आ रहा था। उसकी नजरों में तिरस्कार था। वह मुफेंग की तरफ देख रहा था, मखौल करते हुए। उसका नाम था मुलान, मुफेंग का सौतेला भाई, जो बचपन से ही असाधारण रूप से प्रतिभाशाली और तालंतित था। लेकिन पहले का मुफेंग इतना चमकदार था, मुलान की असाधारण तालंत होते हुए भी वह हमेशा मुफेंग के साये में दब जाता था। जब से मुफेंग क्रिपल हुआ, मुलान ने हर संभव तरीके से उसे दबाने की कोशिश की थी।
और अब जब मू वांग मू युएन के युद्ध में मारे जाने की खबर आई, मुलान ने तुरंत ए के पद पर अपनी नज़र जमा ली। 7 days फ्रॉम नाउ वही दिन होगा जब मैं मुलान मू वांग के रूप में क्राउंड होऊंगा, और ठीक उसी दिन तुम्हारी मौत का दिन होगा मुफेंग। मुलान ने तिरस्कार से मुफेंग की तरफ नीचे देखा, अपनी जेब से एक काला लेखन वाला कागज निकाला और उसे बेरुखी से जमीन पर फेंक दिया। मुफेंग ने उस कागज पर लिखी बातों को ताक झांक कर देखा, जिसमें उसके कई अपराध लिखे थे। हर एक अपराध की सजा डेथ थी। बूम! मुफेंग के दिमाग में एक गगनभेदी गर्जन हुई। उसके सीने में जोश एक ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा और वह बेकाबू होकर चिल्लाया, मुलान, तू एक जानवर है क्या? मेरा ए पद छीनना कम था। तूने झूठे आरोप भी बना दिए मुझे पूरी तरह से तबाह करने के लिए। इतनी बेरहमी क्यों? मुलान की आंखें ठंडी थीं, वह मुफेंग की तरफ नीचे देख रहा था। बोला, तुझे पता है इतने सालों से मैं तुझसे कितनी नफरत करता था। चाहे मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, सबका ध्यान तुझी पर होता था और मैं बस एक अनदेखा सा सपोर्टिंग कैरेक्टर रह गया। इसलिए मैं तुझसे नफरत करता हूँ और तेरी मौत चाहता हूँ। थैंक गॉड हेवंस ने आंखें खोली तो क्रिपल हो गया। एंड आई, मुलान, हैव बिकम द मू रॉयल रेजिडेंसेज नंबर 1 जीनियस। अगर तू नहीं मरेगा तो मेरे दिल की नफरत कभी खत्म नहीं होगी। ये कहकर मुलान जोर से हंसा। उसकी हंसी में असीम तिरस्कार और विजय का भाव था। लेका जाओ आइज, जनरल ले होंग ने उदासीनता से कहा। 2 वार्डन्स ने मुफेंग को बांधकर घसीटा। मुफेंग चाहे कितना भी संघर्ष करे बेकार था। ब्लैक प्रिजन मू रॉयल रेजिडेंस के अधीन, योंग प्रोविंस सिटी की सबसे कुख्यात प्रिजन। 2 वार्डन्स, एक मोटा एक पतला, मुफेंग को बगल में दबाए जोर से उसे इंटेरोगेशन रूम में फेंक दिया। उसी वक्त इंटेरोगेशन रूम में एक भारी भरकम आदमी खड़ा था, शिकायन। दोनों वार्डन्स ने उस भारी भरकम आदमी के सामने तुरंत झुकते हुए पूरा सम्मान दिखाया। बांधो इसे, शिकायन ने मुफेंग की तरफ देखा, ठंडे स्वर में बोला। दोनों वार्डन्स ने आज्ञा मानी। मुफेंग के हाथ पीठ के पीछे बांध दिए और उसे हवा में लटका दिया। फिर शिकायन ने एक लोहे का कोड़ा निकाला जिस पर कांटे थे और वह मुफेंग की तरफ एक खलनायकी मुस्कान के साथ देखने लगा। क्या कर रहे हो तुम? मुफेंग की नजरें काली पड़ गईं। ग्रैग! लोहे का कोड़ा हवा में सीटी बजाता हुआ मुफेंग के शरीर पर बेरहमी से लगा। उसकी पीठ पर गहरे लंबे लंबे खूनी निशान बना दिए। मुफेंग का चेहरा दर्द से विकृत हो गया, उसका शरीर थरथरा गया। है जनरल ने हमें आदेश दिया है ब्लैक प्रिजन में तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखने के लिए, यंग मास्टर। इस इंटेरोगेशन रूम में सैकड़ों टॉर्चर इंस्ट्रूमेंट्स हैं और मैं हर एक का स्वाद खुद चखवाऊंगा यंग मास्टर को। शिकायन की आंखों में क्रूरता थी। वह बेरहमी से लोहे का कोड़ा चलाता रहा, मुफेंग को पीटते रहा जब तक उसकी चमड़ी उधर नहीं गई, उसका पूरा शरीर जख्मों से भर नहीं गया। सर शिकायन, ये गुड फॉर नथिंग अब यंग मास्टर नहीं रहा। क्यों यंग मास्टर बुला रहे हो? जनरल ने कहा है जब तक मारा न जाए जैसे मर्जी तौच करो, एक हाथ पैर उखड़ जाए तो भी कोई बात नहीं। मोटे वार्डन ने शिकायन के सामने खुशामद भरा चेहरा दिखाया और फिर उसने एक तपता हुआ ब्रांडिंग आयन निकाला और बेरहमी से मुफेंग की पीठ पर दबा दिया। उसकी चमड़ी जलकर काली हो गई और चटचटाने लगी। दाम इत दाद, सच में दर्द हो रहा था। मुफेंग ने दर्द में दांत पीस लिए। उसका चेहरा पीला पड़ गया लेकिन उसकी आंखों में असीम गुस्सा फूट रहा था। उसे पहले ही डेथ की सजा सुनाई जा चुकी थी, फिर भी जनरल ले होंग उसे जाने को तैयार नहीं था। वह एक मरते हुए इंसान पर भी टॉर्चर करवाना चाहता था। दैट स्काउंड्रल! मुफेंग के दिमाग में जनरल ले होंग की ठंडी आंखें घूम गईं। मुलान की तिरस्कार भरी मुस्कान और मू रॉयल रेजिडेंस के बड़े अधिकारियों की ठंडी बेरुखी। आई एम नॉट रेकनसाइल्ड। मुफेंग का दिल एक घिरे हुए जानवर की तरह दहाड़ा। उसका पूरा चेहरा डरावने ढंग से विकृत हो गया। बूम! ठीक उसी पल दूर सूरज के अंदर वह चुपचाप खड़ी इमोर्टल कॉफिन, जिसकी सतह पर बने पैटर्न्स चमकते हुए इमोर्टल लाइट से जगमगा उठे। वह इमोर्टल लाइट इतनी तीव्र हो गई कि सूरज भी फीका पड़ गया और फिर इमोर्टल कॉफिन हिली। वह सूरज से बाहर निकलकर मॉर्टल रेल्म की तरफ तेजी से नीचे गिरने लगी। कुछ देर बाद शिकायन ने लोहे का कोड़ा पतले वार्डन को दे दिया और बोला, करते रहो सर्विस हमारे गुड फॉर नथिंग यंग मास्टर की। उसे जरा भी आराम मत करने देना, समझे? मुझे कुछ काम है, मैं पहले जाता हूँ। पतले वार्डन ने कोड़ा लेते हुए खुशामदी अंदाज में कहा। सर शिकायन, आप निश्चिंत रहिए, मैं इस गुड फॉर नथिंग को बहुत आरामदायक बना दूंगा।
इतना कहकर पतले वार्डन ने जोर से कोड़ा चलाया। शिकायत संतोष से सिर हिलाकर इंटेरोगेशन रूम से बाहर चला गया। मुफेंग चुपचाप उस क्रूर टॉर्च को सहता रहा। उसकी आंखों में गुस्से की ज्वालाएं दहक रही थीं। शारीरिक दर्द मुफेंग के दिल में उससे भी तीव्र गुस्से को जला रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कुछ रुकी हुई ऊर्जा फूटने को बेकरार है। जैसे ही उसका गुस्सा अपने चरम पर पहुंचा, उसने रोशनी की एक झलक देखी। शानदार रोशनी उस रहस्यमयी इमोर्टल कॉफिन को अपने में घेरे थी। वह उसके शरीर के अंदर घुसी, लगातार अंदर गहराई में जाती रही और अंत में दांचन वाली जगह पर रुक गई। वह रहस्यमयी इमोर्टल कॉफिन उसका दांचन बन गई। बैंग! तुरंत ही इमोर्टल कॉफिन के अंदर से एक रहस्यमयी ताकत उमड़ आई। वह ताकत बिल्कुल बहती नदी की तरह मुफेंग के शरीर के हर हिस्से, उसके हाथ पैर, हड्डियों में फैल गई और उसे बहुत सुकून और राहत मिली। ठीक उसी समय मोटा पतला दोनों वार्डन्स अब भी बेरहमी से मुफेंग पर टॉर्चर कर रहे थे। वह टॉर्चर करते हुए बदतमीजी की बातें भी कर रहे थे, जैसे मुफेंग कोई जानवर हो। अरे तू गुड फॉर नथिंग हमें घूर रहा है, तुझे सजा ढंग की अक्ल नहीं है। मोटे वार्डन ने तिरस्कार से मुफेंग की तरफ देखा और उसने ब्रांडिंग आयन और जोर से दबा दिया। मुफेंग का चेहरा दर्द से बिगड़ गया। दाए! मुफेंग दहाड़ा। उसके अंदर का जोरदार गुस्सा उस अजीब ताकत को जो उसके शरीर में अचानक आई थी बाहर निकालने को बेकरार हो गया। रेप! मुफेंग ने अचानक अपने दोनों हाथों से जोर लगाया। काय अन ब्लड उमड़ आए और उसके हाथ बांधने वाली रस्सियां चटककर टूट गईं। तुम लोग बहुत मज़े से पीट रहे थे मुझे, है ना? मुफेंग की आंखें खून से लाल हो गईं। उसने एक कदम बढ़ाया और सबसे पास खड़े मोटे वार्डन पर झपटा। इससे पहले कि वह वार्डन कुछ समझ पाता, मुफेंग ने अपनी हथेली खोली और उस वार्डन का सिर पकड़कर उसे जमीन पर बेरहमी से पटका। गीली चटक की आवाज़ हुई। मोटे वार्डन का सिर जमीन से टकराया और सच में चटककर फट गया। खून दिमाग का मटरमैला हर तरफ फैल गया। सीन बेहद भयानक था, लेकिन मुफेंग ऐसे था जैसे उसे कुछ दिख ही नहीं रहा। उसका दाहिना हाथ अब भी मोटे वार्डन के सिर पर जमा था और वह बार बार उसका सिर जमीन पर पटक रहा था, जैसे अपने सीने की असीम ज्वाला को बाहर निकाल रहा हो। बैंग! तुम लोग बहुत मज़े से पीट रहे थे, है ना? बैंग! अब देता हूँ तुम्हें मज़ा चखकर। बैंग! दाई दाई दाई! मुफेंग पागलों की तरह दहाड़ रहा था और मोटे वार्डन का सिर बार बार जमीन पर पटक रहा था। उसके बगल में पतला वार्डन पूरी तरह से डर से थरथरा रहा था। वह भयभीत निगाहों से वह सीन देख रहा था। चैप्टर 2 माय दांचन इज अ फेरी कॉफिन। जब मुफेंग की कुछ होश में आया, मोटे वार्डन का सिर पूरी तरह कुचल दिया जा चुका था। वह एक हेडलेस कॉप्स बन चुका था। तब मुफेंग उस इमोर्टल कॉफिन के अंदर से आई रहस्यमयी ताकत के साथ फ्यूज्ड हो चुका था, जिससे उसे अस्थायी रूप से भारी ताकत मिल गई थी। उसकी काय अब अत्यधिक प्रचुर थी, बेरों का टूट। और वह मोटा वार्डन वह मुश्किल से ब्लड रिफाइनिंग रेल्म में दाखिल हुआ था और मुफेंग के हाथों वह एक चींटी की तरह कमजोर था। मुफेंग तुम! पतला वार्डन पूरी तरह से डर गया था। वह इंटेरोगेशन रूम से बाहर भागने लगा। उसकी स्ट्रेंथ मोटे वार्डन से भी कम थी और मोटा वार्डन जब इतनी आसानी से इंस्टेंट किल हो गया तो वह कोई अपवाद नहीं होता। लेकिन पतला वार्डन जो नहीं समझ पा रहा था वह यह था, मुफेंग एक क्रिपल था ना, फिर वह इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया अचानक? दाए! मुफेंग की आंखें बिल्कुल ठंडी थीं। वह पहले उस पतले वार्डन के पास पहुंचा और अपनी मुट्ठी भारी रूप से उसकी पीठ पर दे मारी। PFF दिए! ये मुक्का बहुत ही भयानक था। हवा में एक चीखती हुई बूम की आवाज़ गूंजी। पतले वार्डन ने मुंह से ताज़ा खून की एक फुहार उगली। वह जोर से चिल्लाकर अपने साथियों को बुलाना चाहता था, लेकिन एक हाथ ने उसके मुंह को पहले ही बंद कर दिया। मदद बुलानी थी, मुझसे पूछा था तूने? मुफेंग ने पतले वार्डन की गर्दन एकदम से तोड़ दी, फिर उसकी लाश जमीन पर फेंक दी। मदद! मुफेंग अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने उन्हें फिर से खोला तो उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था। यह दुनिया उसके पिछले जन्म की शांतिपूर्ण नियमाधारित दुनिया नहीं थी, बल्कि एक मार्शल दाव वर्ल्ड थी जहां स्ट्रॉन्ग की ही चलती है। जितनी उसने सोची थी उससे कहीं ज्यादा क्रूर। अगर वह नहीं मारता तो उसे ही मारा जाता। इसी समय मुफेंग ने देखा कि पतले और मोटे वार्डन की लाशों से ब्लडी का की 2 धाराएं निकल रही थीं, जो तेजी से मुफेंग के शरीर के अंदर जा रही थीं।
वह ब्लडी काय उसके मेरिडियंस के रास्ते बहती हुई आखिर में उसके दांचन में स्थित इमोर्टल कॉफिन में जाकर समा गई। बैंग! अचानक मुफेंग के शरीर के अंदर एक धीमी गड़गड़ाहट सी हुई और उसके भीतर से जबरदस्त काय अनब्लड बाहर उमड़ आया और उसका पतला शरीर लगातार फूलने लगा, मांसपेशियां उभर आईं सुंदर लेकिन हिंसक रेखाओं को उकेरती हुई। उसी समय मुफेंग की भौहों के बीच एक लाल खड़ी रेखा दिखाई दी। इसी पल वह ब्लड रिफाइनिंग रेल्म में प्रवेश कर चुका था। इस दुनिया में मार्शल द रेल्म्स नीचे से ऊपर की ओर ब्लड रिफाइनिंग, बोन फॉर्जिंग, डिवाइन ट्रेजरी, काइसी एंड डिवाइन हार्मनी है। ब्लड रिफाइनिंग रेल्म मार्शल दाव की शुरुआत है। यह 3 स्टेजेस में बनता है, फर्स्ट ब्लड, सेकंड ब्लड एंड थर्ड ब्लड। मुफेंग अभी अभी ब्लड रिफाइनिंग रेल्म में आया था, केवल फर्स्ट ब्लड स्टेज पर, लेकिन वह अत्यधिक खुश था क्योंकि वह आखिरकार कल्टिवेट कर सकता था। इसका मतलब था अब से वह फिर कभी क्रिपल नहीं रहेगा। जिस पल इमोर्टल कॉफिन उसके शरीर में फ्यूज्ड हुआ उसने उसे ब्लड रिफाइनिंग रेल्म से कहीं अधिक ताकत दी, लेकिन वह समझता था यह ताकत अस्थायी थी। वह साफ साफ महसूस कर सकता था वह रहस्यमयी ताकत जो उसके पूरे शरीर में फैली हुई थी तेजी से वापस इमोर्टल कॉफिन के अंदर जा रही थी, और केवल वही ताकत जो वह खुद कल्टिवेट करता था सच में उसकी अपनी थी। आखिर यह ब्लडी काय क्या है? इमोर्टल कॉफिन ने जैसे ही इस ब्लडी काय को अब्सॉर्ब किया मैं तुरंत ब्रेक थ्रू कर गया। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि इमोर्टल कॉफिन मेरा दांचन बन गया है? हालांकि मुफेंग के मन में शंकाएं थी, लेकिन उसकी आंखों में एक तेज रोशनी फूट पड़। वह आशा की रोशनी थी। जैसे ही मुफेंग ने इमोर्टल कॉफिन को देखा उसने पहचान लिया यह वही इमोर्टल कॉफिन था जो सूरज पर था, जिसे उस रहस्यमयी औरत ने 3 साल पहले छोड़ा था। वह रहस्यमयी औरत कौन थी? क्या उसने तब मेरा दांचन इसलिए लिया था ताकि आज के लिए तैयारी हो सके, और उसका उद्देश्य क्या था? मुफेंग के दिल में अनगिनत सवाल थे, लेकिन वह जानता था अब उसे कोई जवाब नहीं मिल सकता। उसे और स्ट्रॉन्ग होना था, इतना स्ट्रॉन्ग, तभी वह सच्चे जवाब खोजने के क्वालिफाइड होगा। अचानक मुफेंग के चेहरे का भाव अकड़ गया क्योंकि उसने पाया उसके दांचन में स्थित इमोर्टल कॉफिन का वह कसकर बंद लिड धीरे धीरे खुलने लगा। इमोर्टल लाइट की एक चमक बाहर निकली और फिर मुफेंग अपनी मूल जगह से डिसअपीयर हो गया। इसके बाद मुफेंग ने खुद को एक विशाल असीमित बंजर भूमि में पाया। इस बंजर भूमि के बीच में एक भव्य और विशाल इमोर्टल मौसोलियम जमीन से ऊपर उठा हुआ था। इमोर्टल मौसोलियम के अंदर असंख्य रोशनियां आसमान में उड़ रही थीं और एक शानदार आभा हेवन की ताकत को भी दबा रही थी, बिल्कुल किसी धन्य इमोर्टल लैंड की तरह। इस कॉफिन के अंदर सच में एक पूरी दुनिया है। मुफेंग ने एक देहाती का चेहरा बनाया, जैसे कोई पहली बार शहर आया हो। वह चारों तरफ उत्सुकता से देख रहा था, उसका चेहरा हैरानी से भरा था। इमोर्टल मौसोलियम के सामने 100 जंग ऊंचा कांसे का दरवाजा था। बूम! इसी समय वह कांसे का पहाड़ी दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। मुफेंग ने देखा दरवाजे के पीछे एक बड़ा आंगन था और उस आंगन के भीतर कई जंग ऊंची एक पत्थर की तख्ती खड़ी थी। आंगन के अंत में एक विशाल काले लोहे का दरवाजा कसकर बंद था जो आगे का रास्ता रोके था। मुफेंग एक पल झिझका, फिर उस आंगन में कदम रख दिया। जैसे ही उसकी नज़र उस कब्र के पत्थर पर पड़ी उसने उस पर सोने का एक शिलालेख लिखा देखा। सॉड इमोर्टल जन वुडीज डबल प्यूपल्स ग्लो विथ प्यूपल्स ओपन ही लुक्स बैक एंड इज ऑलरेडी पीएलएस। इस एक वाक्य ने पूरी तरह से भव्यता और हजारों करिश्मों को दर्शाया। मुफेंग केवल चुपचाप इसे पढ़कर ही गहरे सदमे में आ गया। ओपन द फर्स्ट लेयर ऑफ द chaotic immortal coffin, granting the legacy of the white-robed sword immortal जन वुडी। अचानक इमोर्टल मौसोलियम की गहराइयों से एक भव्य और उदासीन आवाज आई। फिर मुफेंग ने देखा उसके सामने की कब्र का पत्थर शानदार रोशनी बिखेरने लगा। अनगिनत रोशनियां उस कब्र के पत्थर के ऊपर इकट्ठा हुईं और एक विशाल दुखद फांतम प्रेत का निर्माण किया। वह अपनी पीठ पर एक तलवार लिए खड़ा था, बर्फ की तरह सफेद कपड़े पहने, एक अलौकिक स्वभाव के साथ, बिल्कुल हेवन के सौद इमोर्टल की तरह। खासतौर पर उसकी आंखें वे तेज चमक रही थीं, सोने की डबल प्यूपल्स की एक जोड़। वह व्हाइट रोब्ड सौद इमोर्टल वॉइड रेल्म के पार मुफेंग की नज़रों से मिला, फिर रोशनी की एक लकीर में बदलकर मुफेंग के ग्लेबेला भौहों के बीच में मर्ज हो गया। We who cultivate the sword do not do so for anything else, but only to kill. I, Jun Woody, in my life's battles, only use 3 swords, and with 3 swords am peerless.
These three swords are called life-slaying, spirit-penetrating and immortal slaying. अपरिचित यादों की बार सी मुफेंग के दिमाग में उमड़ आई। मुफेंग का सिर दर्द से धड़कने लगा, उसका चेहरा विकृत हो गया, लेकिन उसने दांत पीसकर सहन किया। वह जानता था वह एक लेगेसी प्राप्त कर रहा था और वह बिल्कुल भी बेहोश नहीं हो सकता था, नहीं तो लेगेसी टूट जाएगी। जब मुफेंग ने उन लेगेसी मेमोरीज को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया तो उसने साफ महसूस किया दो अजीबोगरीब ताकतें उसकी आंखों में उमड़ रही थीं। अब मेरी आंखें मैं अंधा हो रहा हूँ। अचानक मुफेंग ने एक तीखी चीख मारी, अपनी दोनों आंखों पर हाथ रख लिए और जमीन पर पागलों की तरह लौटने लगा। लगभग 15 मिनट बाद मुफेंग ने संघर्ष करते हुए खड़े होने की कोशिश की। उसकी आंखें खुल रही थीं और बंद हो रही थीं, उसकी पुतलियां तेज चमक रही थीं, उसकी काली पुतलियां सोने में बदल रही थीं। और उससे भी अजीब बात, एक आंख के भीतर दो सोने की पुतलियां एक दूसरे पर ढकी हुई थीं। इसी पल मुफेंग ने सिर्फ जन वूडी की कल्टिवेशन मेमोरीज और इनसाइट्स ही इनहेरिट नहीं की थी, बल्कि उसकी शक्तिशाली डबल प्यूपल ब्लडलाइन भी इनहेरिट कर ली थी। डबल प्यूपल्स अपीयर, अबनॉर्मल फिनोमिना मैनिफेस्ट। रंबल। जैसे ही मुफेंग की डबल प्यूपल्स खुली उस ब्लैक प्रिजन के ऊपर जहां मू रॉयल रेजिडेंस स्थित था, हजारों रोशनियां चमकने लगी और ऑस्पिशियस क्लाउड्स ऊपर उठने लगे। वॉइड रेल्म चटक गया, उसमें से अनगिनत घने सोने के डबल प्यूपल फैंटम्स बाहर निकले जो शानदार सोने की रोशनी बिखेर रहे थे। लेकिन अजीब बात थी, मू रॉयल रेजिडेंस के बाहर दूसरी जगह साफ और धूप वाली थी, कोई बदलाव नहीं था। हेवन एंड अर्थ अनोमली। पूरी योंग प्रोविंस सिटी में हड़कंप मच गया। इस दुनिया में हमेशा कुछ असाधारण रूप से प्रतिभाशाली प्रोडिजीज होते हैं। जब वे ब्रेक थ्रू करते हैं या इपिफनी सहसा बोध रखते हैं या कोई खास ब्लडलाइन अवेकन करते हैं तो वे हेवन एंड अर्थ अनोमलीज को आकर्षित करते हैं। और ऐसे प्रोडिजीज जब बड़े हो जाते हैं, बिना किसी अपवाद के दुनिया में पीएलएस पावर हाउसेज बनकर खड़े होते हैं। और अब योंग प्रोविंस सिटी में एक हेवन एंड अर्थ अनोमली दिखाई दी थी। इसी पल योंग प्रोविंस सिटी के हर व्यक्ति ने मू रॉयल रेजिडेंस की तरफ देखा। मू रॉयल रेजिडेंस में जनरल लेहोंग एल्डर्स और रेजिडेंस के क्लांसमैन को आंगन के बाहर ले गया। वे सब आसमान की तरफ आदरपूर्वक झुक रहे थे, उनके चेहरे उत्साह से भरे थे। जनरल लेहोंग मू युएन के सबसे ट्रस्टेड जनरल थे, जिन्हें जनरल का पद दिया गया था, मू रॉयल रेजिडेंस की सैन्य शक्ति के प्रभारी। अब जब मू युएन फॉलन हो गया था, जनरल लेहोंग ही मू रॉयल रेजिडेंस का वास्तविक प्रमुख था और वही वह था जिसने व्यक्तिगत रूप से मुलान को सत्ता में पहुंचाया था। हेवन ब्लेस माई मू रॉयल रेजिडेंस। हाँ, हमारा यंग मास्टर मुलान को चुनना सच में सही था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यंग मास्टर मुलान एक हेवन एंड अर्थ अनोमली को आकर्षित कर सकता है। हमारा मू रॉयल रेजिडेंस निश्चित रूप से अपनी पुरानी शान वापस पा लेगा। जनरल लेहोंग ने जोर से हंसते हुए कहा, उसकी आंखों में गर्व और उत्साह था। इस समय पूरा मू रॉयल रेजिडेंस जश्न मना रहा था, गा रहा था और नाच रहा था। और योंग प्रोविंस सिटी के भीतर अंदरूनी धाराएं उमड़ रही थीं, अनगिनत ताकतें सब हैरान थीं। पूरी योंग प्रोविंस सिटी समझ गई थी मू रॉयल रेजिडेंस अब ऊपर उठने वाला था और शायद और भी ऊंचे स्तर पर पहुंच जाएगा, क्योंकि मू रॉयल रेजिडेंस ने एक ऐसा पीएलएस जीनियस पैदा कर दिया था जो हेवन एंड अर्थ अनोमलीज को ट्रिगर कर सकता था। हाँ, आई मुलान, I'm indeed a genius favored by heaven, just after breaking through a realm, can even attract the heaven and earth anomaly. मू रॉयल रेजिडेंस की गहराइयों में मुलान ने दरवाज़ा खोला और आसमान में उस अनोमली को देखा, जोर से हंसते हुए बोला। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि वॉइड रेल्म में वे अनगिनत डबल प्यूपल फैंटम्स सबके सब ब्लैक प्रिजन की तरफ देख रहे थे। चैप्टर 3 3 रेल्म्स इन वन डे। इसी समय ब्लैक प्रिजन के अंदर मुफेंग, जो इस सब का इंस्टिगेटर था, उसे स्वाभाविक रूप से पता नहीं था कि उसने इतनी बड़ी हलचल मचा दी थी। इस समय अपनी अवेकन ट्विन प्यूपल्स के अनुकूल होने के बाद मुफेंग अपनी आंखें थोड़ी बंद किए पालथी मार कर बैठा था और चुपचाप व्हाइट रोब्ड सॉड इमॉर्टल लॉर्ड जन वूडी की लेगेसी को डाइजेस्ट कर रहा था। जन वूडी की लेगेसी में सबसे शक्तिशाली थी 3 सॉड मूव्स, लाइफ स्लेइंग, स्पिरिट थ्रो एंड इमॉर्टल स्लेइंग, जो जन वूडी के जीवन भर के काम की चरम सीमा थी। उन 3 तलवारों के अलावा लेगेसी में कल्टिवेशन एक्सपीरियंस और माइंड कल्टिवेशन टेक्निक्स की एक बड़ी मात्रा भी थी, जो मुफेंग को कई दीत्व से बचने में मदद कर सकती थी। खासतौर पर ट्विन प्यूपल ब्लडलाइन, जिसने मुफेंग के मेरिडियंस और बोन स्ट्रक्चर को लगभग
पूरी तरह से रिशेप कर दिया, जिससे उसकी तालन और कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी पहले से कहीं अधिक हो गई और वह तुरंत दुनिया का एक दुर्लभ कल्टिवेशन जीनियस बन गया। लेगेसी मेमोरीज को शुरू में डाइजेस्ट करने के बाद मु फेंग ध्यान में कल्टिवेट करने लगा। तुरंत उसके पूरे शरीर के बड़े आक्यूपॉइंट्स आसपास के स्पिरिचुअल काय को वर्लपूल्स की तरह अब्सॉर्ब करने लगे और मु फेंग ने साफ महसूस किया उसके अंगों और हड्डियों में काय एंड ब्लड तेजी से भरपूर और शक्तिशाली होता जा रहा था। बैंग! अचानक मु फेंग के शरीर के अंदर एक धीमी गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी और उसके भीतर से शक्तिशाली काय एंड ब्लड बाहर उमड़ आया। उसके बाद मु फेंग के माथे पर एक दूसरा खून का निशान दिखाई दिया और इसी समय उसने फिर से ब्रेक थ्रू किया टू ब्लड मार्शल आर्टिस्ट्स के रैंक में प्रवेश करते हुए। लेकिन वह नहीं रुका, फिर भी पागलों की तरह स्पिरिचुअल काय अब्सॉर्ब कर रहा था और थोड़ी ही देर में उसके माथे पर तीसरा खून का निशान दिखाई दे गया। 3 realms in 1 day। इस तरह की कल्टिवेशन स्पीड को केवल वर्ल्ड शैटरिंग ही कहा जा सकता था। जब मु फेंग की कल्टिवेशन पीक ऑफ 3 ब्लड पर पहुंच गई, वह अब भी इमॉर्टल कॉफिन से स्पिरिचुअल काय को पागलों की तरह अब्सॉर्ब कर रहा था। जन वूडी की लेगेसी प्राप्त करने के बाद उसके ब्रेक थ्रू में लगभग कोई बोटलनेक नहीं था, वह इसे एक ही बार में पूरा कर सकता था। स्क्रैम! अचानक इमॉर्टल कॉफिन के अंदर से एक ठंडी आवाज आई और फिर मु फेंग की कॉन्शियसनेस को बाहर निकाल दिया गया। जब मु फेंग ने अपने चारों तरफ वही परिचित इंटेरोगेशन रूम देखा तो उसे काफी निराशा हुई। यह इमॉर्टल कॉफिन ऐसा लगता है इसमें सेंशंस है, लेकिन यह बहुत कंजूस है ना? कम से कम मुझे फॉर्जिंग बोन रेल्म तक ब्रेक थ्रू करने तो देती। मु फेंग बार बार बड़बड़ाता रहा, बहुत पछताते हुए। ग्रीग! इसी समय इंटेरोगेशन रूम का दरवाज़ा अचानक खुला। एक भारी भरकम वार्डन दरवाजे के बाहर से अंदर आया, सीधे मु फेंग के सामने उनकी नज़रें आमने सामने हुईं। हवा अचानक चुप हो गई। यह भारी भरकम वार्डन और कोई नहीं वापस लौटा हुआ शिकायन था। तुम्हें किसने नीचे उतारा? जू युअन और जुलाई कहाँ है? शिकायन का चेहरा काला पड़ गया। उसने ठंडी नज़रों से मु फेंग की तरफ देखा, उससे पूछताछ की। अरे तुम उस मोटे और पतले आदमी को कह रहे हो? वे वहाँ हैं। मु फेंग ने कोने की तरफ इशारा किया। शिकायन ने अवचेतन रूप से अपना सिर घुमाकर देखा और तुरंत उसकी आंखें गुस्से से फैल गईं, क्योंकि उसने मोटे और पतले वार्डन्स को कोने में बुरी तरह मृत पड़ा देखा। उन्हें किसने मारा? मैं! शिकायन गुस्से से भर गया। उसने तेजी से अपना सिर घुमाया तो उसकी नज़रों में सिर्फ एक मुक्का तेजी से बड़ा होता दिखाई दिया। ये मुक्का बेहद तेज था और हवा की सीटी के साथ फट रही थी। शिकायन का चेहरा बुरी तरह बदल गया। उसने एक कदम पीछे हटकर मुश्किल से किसी तरह अपने महत्वपूर्ण अंग को बचाया, लेकिन मुक्का बहुत तेज था। वह भारी रूप से उसके दाहिने कंधे पर लगा, जिससे उसका शोल्डर ब्लेड लगभग विकृत हो गया और उसका पूरा दाहिना हाथ उठाने लायक नहीं रहा। शिकायन पीछे हटा। उसने डर के साथ मु फेंग की तरफ देखा। तभी उसकी नज़र मु फेंग के माथे पर 3 खून के निशानों पर पड़। 3 ब्लड मार्शल आर्टिस्ट, तुम एक पीस ऑफ ट्रैश! शिकायन सदमे में था और इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म करता, मु फेंग तीर की तरह आगे बढ़ा और एक भयंकर मुक्का फेंका। शिकायन, जो खुद भी एक 3 ब्लड मार्शल आर्टिस्ट था, दहाड़ा, अपने पूरे शरीर का काय एंड ब्लड उमड़ा दिया और अपने बाएं हाथ से भी एक मुक्का फेंका। PFF दिए। जैसे ही उनके मुक्के टकराए, हवा में तरंगे फूट पड़ी। फिर शिकायन का बायां हाथ मुड़ गया और फट गया। टूटी हुई हड्डियां मांस के साथ चारों तरफ बिखर गईं। शिकायन ने अपना मुंह खोला। एक दुखद चीख निकलने ही वाली थी, लेकिन मु फेंग का मुक्का तेज था, क्षैतिज रूप से आगे बढ़ा और शिकायन के चेहरे को भेदता हुआ निकल गया। ब्ला ब्ला ब्ला, इतनी बकवास! मु फेंग ने अपना मुक्का बाहर निकाला, शिकायन के कपड़ों पर उसे घृणा से पोंछा, फिर अपना हाथ वापस खींच लिया और शिकायन का शरीर भारी रूप से जमीन पर गिरा। मूंद के बल शिकायन की लाश से ब्लडिकाई की एक घनी धारा निकली और मु फेंग के शरीर में उमड़ आई। एक और ब्लडिकाई धारा! यह चीज आखिर है क्या? मु फेंग ने माथा सिकोड़ा। उसने साफ महसूस किया ब्लडिकाई की धारा उसके शरीर में आने के बाद सीधे उसके दांचन में इमॉर्टल कॉफिन में चली गई। उसके तुरंत बाद उसके शरीर में काय एंड ब्लड अचानक बहुत बड़े अंतर से बढ़ गया। क्रैकल क्रैकल! उसी समय मु फेंग के शरीर के अंदर फटते हुए चने की तरह आवाज़ों की एक श्रृंखला गूंजी। उमड़ता हुआ काय एंड ब्लड तुरंत मु फेंग के अंगों और हड्डियों में भर गया,
जिससे उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां काफी हद तक फूल गईं। खासतौर पर उसका पूरा स्केलेटन जैसे हजारों बार रिफाइन किया गया हो, एक अकल्पनीय परिवर्तन से गुजर रहा था। चाहे वह टफनेस हो, हार्डनेस या स्ट्रेंथ, उसकी हड्डियों को एक जबरदस्त बढ़ावा मिला। इसी पल मू फेंग ने फॉजिंग बाउन रेल्म में प्रवेश कर लिया। ब्लड रिफाइनमेंट फिजिकल बॉडी के काय अन ब्लड को टेम्परिंग करके फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाना है। जब एक मार्शल आर्टिस्ट का काय अन ब्लड उसकी पूरी मांसपेशियों में भर जाता है और परफेक्शन रेल्म तक पहुंच जाता है, तब वह अपनी हड्डियों को टेम्पर और फॉज करना शुरू करता है। फॉजिंग बोन रेल्म में प्रवेश करते हुए हड्डियां इंसानी शरीर का फ्रेमवर्क हैं। हड्डियां जितनी स्ट्रोंग होंगी उतना ही अधिक काय अन ब्लड वह सहन कर सकती हैं और तभी एक मार्शल आर्टिस्ट की स्ट्रेंथ बढ़ती रह सकती है। जब हड्डियां टेम्पर होकर चरम पर पहुंच जाती हैं तो वे लोहे की तरह सख्त हो जाती हैं और हर गतिविधि के साथ शरीर के अंदर से एक धात्विक खनक सुनाई देगी। फॉजिंग बोन के 4 रेल्म्स हैं, उच्चतम से निम्नतम तक: गोल्ड बोन, सिल्वर बोन, आयरन बोन एंड कॉपर बोन। और मू फेंग की वर्तमान रेल्म कॉपर बोन रेल्म थी। लोगों को मारने से मैं वास्तव में और स्ट्रॉन्ग हो सकता हूँ, यह इमॉर्टल कॉफिन सच में अजीब है। मू फेंग का दिल कांप गया। उसने यह भी खोज निकाला कि शिकायन ने जो काय अन ब्लड प्रदान किया था वह मोटे और पतले वॉर्डन से कहीं अधिक था। इसका मतलब यह भी था वह जिसे मारता था वह जितना स्ट्रोंग होता उसे उतनी ही अधिक ताकत मिलती। यह सोचकर मू फेंग की आंखों में एक उग्र रोशनी फूट पड़े। इसका मतलब यह भी था उसके पास दूसरों की तुलना में ताकत हासिल करने का एक अतिरिक्त तरीका था। यह दुनिया स्वभाव से ही क्रूर है। अगर कोई स्ट्रोंग बनना चाहता है तो उसे कंटेंड करना होगा। कंटेंड विथ हेवन, कंटेंड विथ अर्थ, कंटेंड विथ पीपल। और कंटेंड करने का मतलब है किलिंग। इसके बाद मू फेंग ने शिकायन के शरीर से प्रिजन कीज और तलवार ली, फिर तीनों लाशों को इंटरगेशन रूम के बगल वाले अबांदन्द सेल में फेंक दिया। यह सेल बेहद गहरा था। यह वह जगह थी जहां मू यूएन शराब रखता था और बाद में जब ब्लैक प्रिजन यहां बनाया गया तो यह सेल छोड़ दिया गया था। शिकायन और अन्य 2 की लाशों का डील करने के बाद मू फेंग कॉरिडोर के साथ साथ चलने लगा। अचानक आगे एक सेल से एक मजबूत हाथ बाहर आया। उसका दाहिना हाथ क्लॉ बनाकर बेरहमी से मू फेंग की आंखों को नोचने की कोशिश कर रहा था। मू फेंग ने एक कदम पीछे हटकर उस अताक को बचा लिया। उसकी ठंडी नजरें सीधे उस सेल के अंदर गईं। इस सेल के अंदर एक गंजा मजबूत आदमी कैद था। उसकी आंखें ठंडी तिकोनी थीं। वह इस समय मू फेंग की तरफ ठंडी नजरों से देख रहा था। छोटे कमीने, तू कैसे बाहर निकला? जल्दी बोल और अब तुरंत मुझे रिहा कर, गंजे मजबूत आदमी ने तिरस्कार से कहा। हाँ, हमें बाहर निकालो, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। बच्चे, तू अक्लमंद हो तो हमें जाने दे, नहीं तो जिंदगी भर पछताएगा। सेल्स के अंदर एक एक करके सभी प्रिजनर्स हरी आंखों से मू फेंग की तरफ देख रहे थे। उनकी नजरों में भयंकर द्वेष था। मू फेंग उन्हीं की तरह प्रिजनर यूनिफॉर्म पहने सेल्स के बाहर आराम से घूम रहा था। इसका मतलब था इस लड़के के पास भागने का कोई तरीका था। वे यहाँ बहुत लंबे समय से कैद थे। जब तक भागने की कोई उम्मीद थी वे उसे किसी भी तरह से हथियाने की कोशिश करते। तूने मुझसे बचने का तरीका पूछने के लिए मेरी आंखें नोचने की कोशिश की। मू फेंग ने किलिंग इंटेंट के साथ उस गंजे मजबूत आदमी की तरफ देखा। गंजे मजबूत आदमी ने ठंडे स्वर में कहा, तूने जल्दी प्रतिक्रिया दी। क्या तू जानता है मैं कौन हूँ? अब भी तेरे पास मौका है, मुझे जाने दे और मैं तुझे एक बहुत उदार इनाम दूंगा। तू कौन है? मू फेंग ने उस गंजे मजबूत आदमी की तरफ उदासीनता से देखा। गंजे मजबूत आदमी ने अहंकार से कहा, मैं। इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म करता हवा में एक लंबी तलवार आकर गिरी। उसने उस मजबूत आदमी के सीने को छेद दिया। शक्तिशाली बल उस मजबूत आदमी को हवा में भी ले गया और उसे पीछे की दीवार पर भारी मारा, जबकि लंबी तलवार उसे हवा में ही मजबूती से ठोंक दिया। तू कौन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मायने यह रखता है तू कैसा कोई नहीं है जो मेरे सामने बकवास करने और शान दिखाने की हिम्मत करता है। तू कॉटिंग डेथ, मू फेंग ने ठंडे स्वर में कहा। गंजे मजबूत आदमी ने अपने मुंह और नाक से खून उगला। उसका चेहरा डर से भर गया और कुछ देर ऐंठने के बाद वह अपनी आंखें खोले ही मर गया। हेस। सेल्स के अंदर सभी प्रिजनर्स ने सामूहिक रूप से हाँफ ली। जब उन्होंने फिर से मू फेंग की तरफ देखा उनकी खाल खींच गई। यह आदमी इतना ताकतवर है, इतना डिसाइसिव, बिना एक शब्द कहे मार देता है, कितना भयानक है।
मारने के बाद मुफेंग का दिल शांत था। ब्लैक प्रिजन मू युएन ने खुद बनवाया था और यहाँ अधिकतर वही लोग कैद थे जो बड़े खलनायक और भ्रष्ट अधिकारी थे जिन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया था। ये लोग मरने के हकदार थे और वह कोई दया नहीं दिखाएगा। गंजे मजबूत आदमी की लाश से ब्लडिकाई की एक धारा निकली और मुफेंग ने उसे अब्सॉर्ब कर लिया। मुफेंग ने आराम से अपनी आंखें सिकोड़ ली, बस महसूस किया कि उसके शरीर में काय अनब्लड और भी उमड़ गया और उसके अंगों और हड्डियों में काय भरपूर और सशक्त थी। उसने जिस रेल्म में अभी ब्रेक थ्रू किया था वह भी धीरे धीरे काफी हद तक कंसोलिडेटेड हो गया। मुफेंग ने चाबी निकाली, सेल का दरवाज़ा खोला, गंजे मजबूत आदमी के सीने से लंबी तलवार निकाली, फिर उस मजबूत आदमी को उसके कॉलर से उठाकर अबांदंद सेल में घसीट ले गया। कोई और बाहर निकलना चाहता है। यह सब करने के बाद मुफेंग ने आसपास के प्रिजनर्स पर नज़र डाली। उसकी आंखों में उत्साह और इच्छा थी। इस समय उसकी आंखों में ये प्रिजनर्स पूरी तरह से एक्सपीरियंस पॉइंट्स बन चुके थे, जिससे मुफेंग के मन में उन सबको मारने की इच्छा हो रही थी। नहीं, हम बाहर नहीं जाना चाहते। सही कहा, हम तो पहले मजाक कर रहे थे। यह सेल कितनी आरामदायक है, हम बाहर क्यों जाए। कॉरिडोर के दोनों तरफ सेल्स में प्रिजनर्स का एक समूह कांप रहा था। वे अपने सिर खिलौने की तरह हिला रहे थे। खासतौर पर मुफेंग की आंखों में वह उत्साह देखकर प्रिजनर्स की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। लेकिन जल्द ही मुफेंग ने अपने दिल में किलिंग इंटेंट को दबा लिया। ब्लैक प्रिजन मू रॉयल रेजिडेंस का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र होने के कारण यहाँ एक्सपर्ट्स बादलों की तरह थे और सिक्योरिटी बहुत सख्त थी। भले ही उसके मन में इन प्रिजनर्स को मारने की इच्छा थी, उसे इतने सारे को मारने का मौका नहीं मिलता। इससे पहले ही वह पकड़ा जाता और फिर पूरे ब्लैक प्रिजन के सभी वार्डन्स और एक्सपर्ट्स उसे घेर कर मार डालते। 7 days लेटर मुलान का एंथ्रोनमेंट सेरेमनी है। मू रॉयल रेजिडेंस के अधिकांश शक्तिशाली एक्सपर्ट्स वहां शामिल होंगे और ब्लैक प्रिजन की डिफेंसेस कमजोर हो जाएगी, जो प्रिजन ब्रेक के लिए सबसे अच्छा समय होगा। मुफेंग ने एक पल सोचा, फिर अपने दिल में किलिंग इंटेंट को दबाया। उसकी ठंडी नज़रों ने आसपास के प्रिजनर्स पर नज़र डाली। वह बार बार तिरस्कार से हंसा। जब प्रिजन ब्रेक का समय आएगा, ये प्रिजनर्स अभी भी बहुत उपयोगी होंगे और मुफेंग तब उनका अच्छा उपयोग करेगा। यह सोचकर मुफेंग उस मजबूत आदमी की सेल में घुस गया और पालथी मारकर बैठ गया। मैंने अभी अभी जन वूडी की लेगेसी प्राप्त की है। इन 7 दिनों के भीतर मैं उसकी कल्टिवेशन इनसाइट्स और सौद टेक्निक्स को पूरी तरह से डाइजेस्ट करके खुद को और स्ट्रॉन्ग कर लूंगा। मुफेंग की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकी। मुलान, 7 days लेटर वह तेरे एंथ्रोनमेंट का दिन होगा और तेरे विनाश का समय भी। थंब थंब थंब। अचानक कॉरिडोर के अंत में कई कदमों की आवाजें आईं, जिसने मुफेंग का ध्यान आकर्षित किया। फिर उसने 2 वार्डन्स को एक अहंकारी युवा का नेतृत्व करते हुए अंदर आते देखा। यह युवा अच्छा दिखता था, लेकिन उसके दाहिने गाल पर एक लंबा निशान था जिसने उसे एक निर्दयीपन प्रदान किया था। जैसे ही उसने उस अहंकारी युवा को देखा, मुफेंग का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। चैप्टर 4 अनग्रेटफुल डॉग। लॉर्ड ड्यूअनदाओ, अब से आप मुलान योर हाइनेस के पसंदीदा बन गए हैं, तो हमारे लिए भी एक अच्छा शब्द कह देना। हाँ, लॉर्ड ड्यूअनदाओ का भविष्य उज्ज्वल है, लेकिन अपने भाइयों को मत भूलना। कॉरिडोर में 2 वार्डन्स, उनके चेहरे पूरी तरह से खुशामद से भरे हुए थे। उस अहंकारी युवा का नेतृत्व प्रिजन की गहराइयों की तरफ कर रहे थे। अहंकारी युवा ने उन 2 वार्डन्स की तरफ ध्यान नहीं दिया जो उसकी चापलूसी करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी ठंडी नज़रें कॉरिडोर के दोनों तरफ सेल्स पर पड़ रही थीं। जब उसने मुफेंग को देखा, उसकी आंखें चमक उठीं और वह तेजी से पास आया। ओह मेरे प्री प्रिंस, प्रिजनर बनने का एहसास कैसा लग रहा है? निशान वाले युवा ने सेल में मुफेंग की तरफ नीचे देखा। उसकी नज़रों में थोड़ा तिरस्कार था। ड्यूअनदाओ, तू एक गद्दार नौकर, तू यहाँ क्या कर रहा है? मुफेंग की आंखें ठंडी पड़ गईं। ड्यूअनदाओ मुफेंग का पूर्व पर्सनल बॉडीगार्ड था, जिसे उसने खुद प्रमोट किया था। 3 साल पहले ड्यूअनदाओ सड़कों पर घूमता एक भिखारी था, एक कुत्ते की तरह नीचा और एक चींटी की तरह गरीब। मुफेंग उसकी दयनीय स्थिति देखकर उसे अपने साथ ले गया। बाद में ड्यूअनदाओ ने आश्चर्यजनक मार्शल आर्ट्स टैलेंट दिखाया, तो मुफेंग ने उसे माना के भीतर से बेहतरीन माइंड कल्टिवेशन टेक्निक्स और मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स प्रदान की और यहाँ तक कि एक मास्टर को उसका मार्गदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया। केवल 3 वर्षों में ड्यूअनदाओ एक साधारण व्यक्ति से
जिसके पास कोई कल्टिवेशन फाउंडेशन नहीं था, एक ब्रॉन्ज बोन रेल्म के मास्टर में बदल गया। वे अपनी लोकप्रियता के चरम पर थे। ड्यूआन दाओ सफलतापूर्वक मुफेंग का पर्सनल बॉडीगार्ड बन गया, जिसका दर्जा और उपचार मानशन के अन्य सभी बॉडीगार्ड से कहीं अधिक था। जिस पल ड्यूआन दाओ मुफेंग का पर्सनल बॉडीगार्ड बना, उसने शपथ ली थी वह जीवन भर केवल मुफेंग के प्रति वफादार रहेगा। लेकिन मुफेंग के प्रिजनर बनने के बाद ड्यूआन दाओ ने पलटकर मुलान का पक्ष ले लिया। ड्यूआन दाओ ने अपने बगल के 2 वार्डन्स की तरफ ठंडी नज़र से देखा। दोनों वार्डन्स उनके चेहरे खुशामदी मुस्कान से भरे हुए थे, समझदारी से वहां से चले गए। मुफेंग, आखिरकार हम मास्टर और सर्वेंट थे। मैं जानता हूं तूने मुझे बहुत महत्व दिया और बहुत एहसान किए, मैं इन्हें कभी नहीं भूलूंगा। ड्यूआन दाओ के होंठ एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान में मुड़ गए। तो कैसा रहेगा, तू मेरा आखिरी एहसान करके मेरी एक मांग मान ले। क्या मतलब? मुफेंग ने शांति से पूछा। प्रिंस मुलान ड्यूअल ब्लडलाइन एट्रीब्यूट्स वाला जीनियस है, उसका भविष्य शानदार होने वाला है। उसका पीछा करते हुए मैं ड्यूआन दाओ का भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन अब क्योंकि मैं पहले तेरे प्रति वफादार था, वह अब भी मुझ पर भरोसा नहीं करता, इसलिए मुझे उसे अपनी वफादारी का काफी सबूत देना होगा। ड्यूआन दाओ की आंखों में क्रूरता चमकी। उसने जारी रखा, बहुत सोचने के बाद मुझे एहसास हुआ वफादारी देने का सबसे अच्छा तरीका है तेरे साथ। चूंकि तू वैसे भी 7 दिनों में मरने वाला है, तो तू मुझ पर एक एहसान कर ही सकता है। मैं लालची नहीं हूं, मैं बस तेरी आंखें निकाल लूंगा और तेरा एक हाथ और एक पैर काट लूंगा। अपनी वफादारी के प्रतीक के रूप में तुझे मेरी दया पर आभारी होना चाहिए, नहीं तो मेरे स्वभाव के अनुसार मैं तेरे चारों अंग तोड़कर तुझे ह्यूमन स्टिक बना देता। मुफेंग की आंखें लगातार ठंडी होती जा रही थीं। ड्यूआन दाओ की बेशर्मी उसकी कल्पना से परे थी। उसकी आंखें निकालना और उसका एक हाथ और एक पैर काटना, यह उसकी दया थी। क्या यह इंसान की जबान है? क्लैंग! ड्यूआन दाओ ने दुष्टतापूर्वक मुस्कुराया, अपनी तलवार खींची और प्रिजन के दरवाजे की जंजीरों को काट दिया। मुफेंग, मुझे नाशुक्रा मत कहना। दोष अपनी कमजोरी को दे। तू बिना वजह एक क्रिपल बन गया और अपना पद भी नहीं रख सका, तू दामे। इससे पहले कि ड्यूआन दाओ अपनी बात खत्म करता, मुफेंग ने अचानक हमला कर दिया। अपने बगल में छिपी हुई लंबी तलवार निकाली और उसे क्षैतिज रूप से भोंक दिया। पीएफएफटी! लंबी तलवार बिजली की गति से फेंकी गई। उसने ड्यूआन दाओ के सीने को छेद दिया और ड्यूआन दाओ की भयभीत नजरों के सामने उसे जमीन पर ठोंक दिया। यह सब इतनी जल्दी हुआ, इतनी जल्दी कि ड्यूआन दाओ के पास प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं था। मुफेंग, तू गुड फॉर नथिंग, तू कैसे? इससे पहले कि ड्यूआन दाओ अपनी बात खत्म करता, एक पैर बेरहमी से उसके मुंह पर पड़ा। शक्तिशाली बल फूट पड़ा। उसने ड्यूआन दाओ के सभी गम्स को चूर चूर कर दिया। उसका मुंह खून और टूटे दांतों से भर गया। तू एक छोटा सा कूड़ा है, मैंने तुझे बहुत लंबे समय से सहन किया है। तू एक नाशुक्रा कमीना है, मैं आज तेरी पिटाई करता हूँ। तूने अपनी साफ कर ली है। चलते रहते हैं, तू अभी बहुत अच्छा था ना? दामित, तू सच में सोचता है मैं आसानी से बदला जाने वाला हूँ? तूने मेरी आंखें निकालने और मेरे हाथ पैर तोड़ने की कोशिश भी की। तू समझता कौन है अपने आप को? मुफेंग ने अपने दोनों हाथों और पैरों का उपयोग करके ड्यूआन दाओ को जमीन पर दबाया और उसे पागलों की तरह रगड़ा। ड्यूआन दाओ ने शुरू में बुरी तरह विरोध किया। कॉपर बोन रेल्म का उसका काय अनब्लड पागलों की तरह फूट पड़ा। उसने मुफेंग को दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन उसके डर के लिए मुफेंग भी ब्रॉन्ज बोन रेल्म में था और उसके शरीर पर काय ब्लड उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। इसका मतलब यह भी था उसका संघर्ष लगभग पूरी तरह से व्यर्थ था। हालांकि दोनों ब्रॉन्ज बोन रेल्म में हैं, ड्यूआन दाओ के पास कोई ब्लडलाइन नहीं है, जबकि मुफेंग के पास एक अत्यंत शक्तिशाली डबल प्यूपल ब्लडलाइन है, जो उसे रेल्म्स के बीच लगभग इनविंसिबल बनाती है और यहाँ तक कि उच्च स्तर के विरोधियों को मारने में भी सक्षम है। एक साधारण ब्रॉन्ज बोन रेल्म कल्टिवेटर की तुलना मुफेंग से कैसे हो सकती है? योर हाइनेस, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, मैं ड्यूआन दाओ ने दया की भीख मांगी, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म करता, एक तेज दर्द उसकी आंखों में उठा। मुफेंग ने उन्हें निकाल लिया। मुफेंग ने अपने बाएं हाथ से ड्यूआन दाओ का मुंह ढंक लिया, अपने दाएं हाथ से ड्यूआन दाओ की आंखें निकाल ली और फिर उन्हें कुचल दिया। आईना दिखाता हूँ तुझे तेरा, अब मैं तेरा एक हाथ और एक पैर काट लूंगा। फिक्र मत कर, जब मैं कहता हूँ एक हाथ और एक पैर काटूंगा तो एक हाथ और एक पैर ही काटूंगा।
मुफेंग ने द्युआन दाओ की चाकू खींची और तेजी से द्युआन दाओ का दाहिना हाथ और दाहिना पैर काट दिया। द्युआन दाओ की दिल दहला देने वाली चीखें मुफेंग ने सब वापस निगल ली। वह केवल दबी हुई कर्णप्रिय आवाजें निकाल पा रहा था। कॉरिडोर के दोनों तरफ सेल्स में प्रिजनर्स ने जब यह दृश्य देखा तो वे हांफने लगे। मुफेंग की तरफ उनकी नजरें बढ़ते हुए डर और भय से भर गईं। इस व्यक्ति के डिसाइसिव एक्शंस इतने बेरहम थे कि वे डर से कांप रहे थे। तूने मेरा दानशन क्रिपल कर दिया। अचानक द्युआन दाओ को अपने निचले पेट में एक तेज दर्द महसूस हुआ और फिर उसने अपनी कल्टिवेशन को एक लीक हुई गेंद की तरह तेजी से निकलते हुए महसूस किया। मुफेंग ने एक ही हथेली के प्रहार से उसका दानशन क्रिपल कर दिया, जिसने द्युआन दाओ को निराशा से भर दिया। वह पागलों की तरह चिल्लाया, मुफेंग तू कितना क्रूर है तू। हालांकि इससे पहले कि द्युआन दाओ अपनी बात खत्म करता, मुफेंग ने द्युआन दाओ के मुंह में चाकू घोंप दिया और लगातार उसे घुमाने लगा। तेज चाकू ने द्युआन दाओ के मुंह को पूरी तरह फाड़ डाला। जीभ के टुकड़े, मांस और टूटे दांत सब बाहर निकल आए। दोनों आंखें पूरी तरह से अंधी, जीभ कटी हुई और यहाँ तक कि एक हाथ और एक पैर कटा हुआ। द्युआन दाओ अब एक पूर्ण क्रिपल था, बोलने में भी असमर्थ। द्युआन दाओ, हम एक बार मास्टर और सर्वेंट थे और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो पुरानी दोस्ती को महत्व देता है, इसलिए मैं तुझे मारने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैं तुझे ब्लैक प्रिजन के अबांडन्ड सेल में फेंकने जा रहा हूँ। तू बचता है या नहीं यह किस्मत पर निर्भर करता है। तुझे मेरी दया पर आभारी होना चाहिए, समझा। मुफेंग ने लगभग बेहोश द्युआन दाओ की तरफ नीचे देखा, उसे अपने कंधे पर उठाया और इंटरगेशन रूम के बगल वाले अबांडन्ड वाइन सेल में वापस गया, जहां उसने द्युआन दाओ को फेंक दिया। बिना किसी संदेह के इस हालत में द्युआन दाओ न बोल पाने वाला न देख पाने वाला एक अबांडन्ड वाइन सेल में धीरे धीरे मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा, जो उसे सीधे मारने से भी ज्यादा क्रूर है। जमीन पर खून के दाग साफ करने के बाद मुफेंग ने सेल के चारों तरफ देखा और आराम से पूछा, तुमने अभी अभी क्या देखा? प्रिजनर्स सभी डर से कांप रहे थे, अपने सिर खिलौने की तरह हिला रहे थे, बार बार कह रहे थे कि उन्होंने कुछ नहीं देखा और न ही सुना। मुफेंग ने संतोष से सिर हिलाया और चुपके से अपनी सेल में प्रवेश कर गया। 3 वार्डन्स और द्युआन दाओ को मारने के बाद उसने सीन को बहुत अच्छी तरह से साफ किया था, लेकिन वह शायद लंबे समय तक गुप्त नहीं रख सकता था। इस अवधि के दौरान उसे अपनी कल्टिवेशन को आगे बढ़ाने और अपनी मुश्किलों से बचने का रास्ता खोजने के लिए कम प्रोफाइल रखना था और चुप रहना था। थोड़ी देर बाद 2 वार्डन्स लौटे। उन्होंने सेल के चारों तरफ देखा, लेकिन द्युआन दाओ का कोई निशान नहीं मिला। उन्होंने उलझन से एक दूसरे को देखा। चैप्टर 5, द मोस्ट ब्यूटीफुल इज द इम्पीरियल फैमिली ऑफ वुकिंग। क्या लॉर्ड द्युआन दाओ इतनी जल्दी चले गए? उन्होंने जाने से पहले विदा क्यों नहीं मांगी? ही अब जब उसने लॉर्ड मुलान के प्रति निष्ठा जता दी है, अपनी प्रतिभा के साथ भविष्य में निश्चित रूप से उसकी बहुत कद्र होगी। वह हम 2 भाइयों की तरफ देखता भी नहीं होगा और हमारा अभिवादन करने के लिए बहुत आलसी होगा। 2 वार्डन्स ने कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया। दोनों ने अनुमान लगाया कि द्युआन दाओ बिना बताए चला गया। एक आत्महीन हंसी के बाद उन्होंने अपनी पेट्रोल जारी रखी। जहां तक द्युआन दाओ के दुर्भाग्य की संभावना का सवाल था, 2 वार्डन्स ने इस पर कभी विचार भी नहीं किया और यहां तक सोचा कि यह संभावना लगभग शून्य थी। आखिरकार द्युआन दाओ बोन फॉर्जिंग रेल्म का मास्टर है। ब्लैक प्रिजन की पहली मंजिल पर उसे कौन चोट पहुंचा सकता था? उसे मारना तो दूर की बात थी। 2 वार्डन्स के जाने के कुछ समय बाद एक पतला क्लार्क पंजों के बल मुफेंग की सेल के दरवाजे तक आया। बारीकी से देखने पर यह स्पष्ट था कि क्लार्क एक पुरुष के रूप में प्रच्छन्न एक महिला थी। योर हाइनेस, योर हाइनेस, क्लार्क ने कुछ बार पुकारा। मुफेंग ने अपनी आंखें खोलीं, क्लार्क पर नजर डाली और आश्चर्य से बोला, च्यूना, तू यहाँ कैसे? च्यूना मुफेंग की छोटी बहन मुयाओ की पर्सनल मेड है। मुया मुफेंग की हाफ सिस्टर है। मुया बचपन से मुफेंग के करीब थी और दोनों के बीच सबसे घनिष्ठ संबंध था, यहाँ तक कि जब मुफेंग की मां के अधिकांश लोगों द्वारा अवमानना और तिरस्कार किया जाता था, मुया ने उसे कभी नहीं छोड़ा। यंग मिस ने मुझे भेजा, योर हाइनेस, यह सुरक्षित रख लो। च्यूना ने अपनी जेब से एक चीनी मिट्टी की बोतल निकाली और सावधानी से मुफेंग को दे दी। मुफेंग ने चीनी मिट्टी की बोतल ली, स्तोप खोला और उसके अंदर 3 क्रिस्टल स्पष्ट जैद रंग की गोलियां पाईं। जैद प्योरिटी पिल, मुफेंग आश्चर्य से बोला। जैद प्योरिटी पिल एक बेहतरीन उपचार स्पिरिट पिल है जो अधिकांश इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंजरीज को
थोड़े समय में ठीक कर सकता है। इसे योंग प्रोविंस में एक दुर्लभ और कीमती ट्रेजर माना जाता है। मुयाओ ने मुझे दिया, वह ठीक है, क्या मुलान उसे निशाना बना रहा है? मुफेंग ने जल्दी से पूछा। मुयाओ हमेशा उसके करीब रही है, और अब जब उसे ब्लैक प्रिजन में डाल दिया गया था वह चिंतित था कि मुलान मुयाओ को निशाना बनाएगा। चिंता मत करो योर हाइनेस, यंग मिस ठीक है। वह चिंतित थी कि तुम प्रिजन में कष्ट उठाओगे, इसलिए उसने विशेष रूप से मुझे गुप्त रूप से जैड प्योरिफिकेशन पिल तुम तक पहुंचाने के लिए भेजा है, चूना ने मुस्कुराते हुए कहा। मुफेंग ने सिर हिलाया, गहराई से प्रभावित हुआ। वह समझ गया मुयाओ डरती थी कि उसे ब्लैक प्रिजन में बुरी तरह टॉर्च किया जाएगा और वह गंभीर चोटों से कभी ठीक नहीं हो पाएगा। जेड प्योरिफिकेशन पिल के साथ जब तक मुफेंग में सांस है उसकी चोटें काफी हद तक ठीक हो जाएंगी। इस चिंता ने मुफेंग के दिल को गर्म कर दिया। योर हाइनेस, मैं ब्लैक प्रिजन में और अधिक नहीं रह सकता। अगर हम पकड़े गए तो यंग मिस भी फंस जाएगी। मुझे अभी जाना चाहिए। मुफेंग के कुछ और प्रश्न पूछने से पहले ही चूना जल्दी से चला गया। मुफेंग चुपचाप चीनी मिट्टी की बोतल पकड़े रहा और अनायास ही मुयाओ की मासूम और निश्चिंत मुस्कान को याद करने लगा। उसके होठों पर एक कोमल मुस्कान आ गई। इस क्रूर और ठंडी दुनिया में अभी भी ऐसे लोग हैं जो उसकी परवाह करते हैं और उसके बारे में चिंतित हैं। मुफेंग ने सावधानी से चीनी मिट्टी की बोतल दूर रख दी, उसे एक कीमती ट्रेजर मानते हुए। ब्लैक प्रिजन छोड़ने के बाद चूना जल्दी से एक जीर्ण शीर्ण एकांत आंगन में लौटा। यह एकांत आंगन लगभग जीर्ण शीर्ण था। मलबे के समान एकमात्र बरकरार इमारत आंगन के दाईं ओर का वुडशेड था। जब चूना वुडशेड में घुसा उसने एक खूबसूरत लड़की को देखा जो एक चीनी मिट्टी की गुड़िया की तरह सुंदर थी, अपनी कलाइयां काटकर खून बहा रही थी। चमकदार लाल खून उस छोटी लड़की की गोरी कलाई से टपक रहा था और नीचे बड़े कटोरे में गिर रहा था, लगभग उसे किनारे तक भर दिया था। चूना, तू वापस आ गया। क्या तूने जेड प्योरिफिकेशन पिल मेरे भाई को दे दी? वह लड़की जो चीनी मिट्टी की गुड़िया की तरह पीली थी चूना को एक मजबूर मुस्कान दी। वह मुयाओ है। मुयाओ के मुंह से यह बात निकली ही थी कि वह डगमगाई और भारी रूप से जमीन पर गिर पड़े। चूना ने जल्दी से मुयाओ को उठाया, अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और मुयाओ की कलाई पर घाव को बांध दिया। मुफेंग के पकड़े जाने के बाद मुलान ने मुयाओ को मुख्य आंगन से बाहर निकालने का आदेश दिया, उसे केवल यह अत्यंत गरीब वुडशेड देकर। मुयाओ को नियंत्रण में रखने के लिए मुलान ने यहाँ तक कि मुफेंग को लीवर्ज के रूप में इस्तेमाल किया, मुयाओ को कोई भी जल्दबाजी में कदम उठाने से रोकने के लिए। यंग मिस, तुम और खून नहीं बहा सकती। अगर तुम ऐसे ही खून बहाती रही तो तुम मर जाओगी। चूना रोया, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे, उसकी अभिव्यक्ति दुखी थी। मुयाओ ने एक मजबूर मुस्कान दी और कहा, कोई बात नहीं, मुझे देखो, मैं जीवित और ठीक हूँ। इसके अलावा अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो मेरा भाई सच में मर गया होता। तुमने योर हाइनेस के लिए बहुत कुछ कर दिया है, अगर यह जारी रहा मैं सच में डर जाऊंगी। चूना ने अपने चेहरे पर आंसू बहाते हुए कहा। इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म करती दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक ने उसे रोक दिया। बैंग! अचानक उस जीर्ण शीर्ण वुडशेड का दरवाजा लात मारकर खोल दिया गया और एक आकृति बाहर से अंदर आई। यह एक ठंडी अभिव्यक्ति वाला एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था। वह मू रॉयल रेजिडेंस के फिफ्थ एल्डर है, मुलेन। फिफ्थ एल्डर मुलान के एक वफादार अनुयायी हैं। उसने दरवाजा लात मारकर खोला और अंदर आया। मुयाओ और चूना को एक ठंडी नज़र दी, उसके बाद उसकी नज़र मेज पर खून से भरे बड़े कटोरे पर पड़। योर हाइनेस, मुलान का आदेश है, प्रतिदिन 2 कटोरे खून की आवश्यकता होती है, फिफ्थ एल्डर मुलिन ने ठंडे स्वर में कहा। चूना की अभिव्यक्ति थोड़ी बदली, उसने कहा, मेरी यंग मिस पहले से ही अस्वस्थ महसूस कर रही है। वह एक दिन में 1 कटोरा खून भी नहीं संभाल सकती और अगर वह 2 कटोरे देगी तो वह मर जाएगी। स्नैप! चूना के मुंह से यह बात निकली ही थी कि फिफ्थ एल्डर मुलिन ने आगे बढ़कर चूना के चेहरे पर एक थप्पड़ मारा। शक्तिशाली बल ने चूना को पीछे की तरफ उड़ा दिया। वह उसके पीछे की दीवार से टकरा गया, जहां वह दर्द से एक कोने में दुबक गया। तू जैसा नीच नौकर, मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत कैसे हुई तुझे? फिफ्थ एल्डर मुलिन ने अपना हाथ वापस खींचा। उसने गुस्से से भरी मुयाओ की तरफ नीचे देखा, बोला, मुया यंग मिस, तुम मना कर सकती हो, बेशक इसकी कीमत मुफेंग की जान होगी। ये मत भूलो मुलान, योर हाइनेस ने अभी मुफेंग को न मारने का वादा किया है, लेकिन इस शर्त पर कि तुम हर दिन आवश्यकतानुसार अपना खून दान करो।
अगर तुम खून नहीं दे सकती तो योहाइनस के साथ तुम्हारा समझौता शून्य और अमान्य हो जाएगा और हम मु फेंग को तुरंत मार डालेंगे। तुम अपने प्यारे भाई को अपने सामने मरते हुए नहीं देखना चाहती। मु याओ पीली पड़ गई थी। उसने कुछ नहीं कहा बल्कि अपनी कलाई पर लपेटा हुआ रुमाल खोला, एक चाकू निकाला और अपनी कलाई के घाव पर फिर से चीरा लगा दिया। दूसरा कटोरा भरने के बाद मुयाओ का चेहरा पूरी तरह से बेखून हो गया था, यहाँ तक कि उसके होंठ भी बहुत पीले थे। बहुत अच्छा, ये रहा तुम्हारा आज का खाना। फिफ्थ एल्दमुलिन ने संतोष से 2 कटोरे खून लिए और अपने दाहिने हाथ में खाने का डिब्बा बेरुखी से जमीन पर फेंक दिया। खाने के डिब्बे में सारा खाना जमीन पर बिखर गया। मुयाओ और च्यून ने तब खोजा कि खाने के डिब्बे में खाना खराब हो चुका था और उससे बहुत बदबू आ रही थी। यह है आज की आपूर्ति की गई जेड प्योरिटी पिल। तुम्हें मुलान का आभारी होना चाहिए। योहाइनस दयालु है और तुम्हारे स्वास्थ्य का भी ध्यान रखती है। तुम्हें हर दिन जेड प्योरिफिकेशन पिल्स देती है। यंग मिस, कृपया अपना अच्छा ख्याल रखना और मुलान योहाइनस को अपना कीमती खून उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करना। फिफ्थ एल्दमुलिन ने एक क्रिस्टल स्पष्ट मेडिसिनल पिल निकाली, उसे जमीन पर फेंक दिया, तिरस्कार से हंसा और चला गया। उन्होंने बहुत दूर कर दिया। यंग मिस, वे तुम्हें मौत की तरफ धकेल रहे हैं। च्यून लड़खड़ाता हुआ आया, उसकी आवाज़ दुख और आक्रोश से भरी थी। मैं मर नहीं सकती। अगर मैं मर गई तो मेरा भाई भी मर जाएगा। जब तक मैं जीवित हूँ मेरे भाई के लिए अभी भी आशा है। मुयाओ की आंखें दृढ़ संकल्प से भरी थीं। उसने चुपचाप खाना उठाया और उसे टुकड़ा टुकड़ा करके खाया। यंग मिस, तुम्हें जेड प्योरिफिकेशन पिल भी लेनी चाहिए। तुम्हारी सेहत बहुत खराब है, इसके बिना तुम ज्यादा समय नहीं चलोगी। च्यून रोया, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे और उसने मुयाओ से धीमी आवाज में प्रार्थना की। मुयाओ ने जेड प्योरिफिकेशन पिल को सावधानी से दूर रख दिया, अपना सिर हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं जल्दी ठीक हो जाती हूँ। जब तक मैं पेट भर खा लूँ मैं बाघ की तरह सक्रिय हो जाती हूँ। मेरे भाई को मुझसे ज्यादा इसकी जरूरत है, इसलिए मैं यह उसके लिए बचाकर रखूंगी। चैप्टर 6 द क्राउनिंग सेरेमनी। मू रॉयल रेजिडेंस चैनह्यो पवेलियन। मुलान अपने हाथ पीठ के पीछे किए खड़ा था, चुपचाप तालाब में खाने के लिए होड़ करती कोई कॉप को देख रहा था। ग्रीटिंग्स योर हाइनेस। जनरल लेहोंग बड़ी जल्दी में आया और पवेलियन के सामने एक घुटने पर बैठ गया। जनरल ले, इतनी जल्दी में क्या बात है? मुलान ने अपना सिर घुमाए बिना पूछा। ब्लैक प्रिजन के अंदर 3 वार्डन्स गायब हो गए हैं और ड्यूअन दाओ जो ब्लैक प्रिजन में घुसा था वह भी बिना किसी निशान के गायब हो गया है। जनरल लेहोंग ने गहरी आवाज में कहा। यह किसने किया? मुलान की आवाज तीखी हो गई। मैंने अभी जांच करने का समय नहीं पाया, लेकिन मुझे लगता है कि यह मु फेंग से संबंधित हो सकता है, जनरल लेहोंग ने हिचकिचाते हुए कहा। मुलान ने घूमकर जनरल लेहोंग को घूरा और तिरस्कार से हंसा, वह पीस ऑफ ट्रैश, तुम्हें ऐसा भ्रम क्यों हुआ? जनरल लेहोंग ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और कहा, योर हाइनेस, कृपया गलत मत समझिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग मुफेंग के कारण गायब हुए, बल्कि ये कि हमारे मानव में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो मुफेंग के प्रति वफादार हैं और गुप्त रूप से उसकी मदद कर रहे हैं। मैंने उन 2 वार्डन से पूछताछ की जिनका ड्यूअन दाओ से संपर्क था और उन्होंने कहा कि ड्यूअन दाओ मुफेंग के लिए ब्लैक प्रिजन आया था। कहा जाता है कि वह मुफेंग के हाथ और पैर काटकर योर हाइनेस के प्रति अपनी वफादारी जताना चाहता था। इसके अलावा जो 3 वार्डन्स गायब हैं उन सब ने मुफेंग को टॉर्चर किया था। ड्यूअन दाओ और तीनों वार्डन्स ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे काम किए थे जो मुफेंग के लिए हानिकारक थे। मुलान ने एक पल सोचा, फिर सिर हिलाया और कहा, तुम्हारा अनुमान समझ में आता है HMPH, अब जब मैं नियंत्रण में हूँ फिर भी ऐसे लोग हैं जो समय की समझ नहीं रखते। योर हाइनेस, क्या मैं इस मामले की पूरी तरह से जांच करूं और उन सभी विश्वासघाती खलनायकों को बेनकाब कर दूं जो छाया में छिपे हैं? जनरल लेहोंग ने गहरी आवाज में पूछा, उसकी आंखें चाकू की तरह तेज थीं। मुलान ने अपना हाथ हिलाया और कहा, कोई जरूरत नहीं मुफेंग, अब कोई मार्की नहीं रहा। मेरे किंग क्राउन होने के बाद वे लोग स्थिति को समझ जाएंगे और तब उन्हें पता चल जाएगा कि असली मास्टर कौन है। जनरल लेहोंग ने सिर हिलाया और चापलूसी से कहा, योर हाइनेस वास्तव में उदार है। प्रिंस उस समय सच में अंधा था, उसने उस गुड फॉर नथिंग मुफेंग को योर हाइनेस नियुक्त करने पर जोर दिया, इस तरह आपकी असली प्रतिभा को दबा दिया जो एक ड्रैगन के समान है। जनरल लेहोंग की प्रशंसा की बौछार ने मुलान को अविश्वसनीय रूप से चापलूसी और सहज महसूस कराया। वह सिर्फ एक पीस ऑफ ट्रैश है, फिर भी वह इतने सालों से मुझ पर हावी रहा।
वह सबसे अपमानजनक तरीके से मरने का हकदार है। मुलान की आंखों में एक क्रूर चमक आई। 7 days लेटर मैं किंग क्राउन करूंगा और मैं उसका सिर कलम करूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि उसका सिर जमीन पर गिरता है और मैं विजेता के रूप में खड़ा हूं। दोनों थोड़ी देर बातें करते रहे, फिर जनरल लेहोंग ने विदा ली। जनरल लेहोंग के जाने के बाद 5th एल्डर मुलिन ने आकर मुलान को प्रणाम किया। ब्लड पिल तैयार है? मुलान ने पूछा। 5th एल्डर मुलिन ने सिर हिलाया, 2 खून के रंग की गोलियां निकाली और मुलान को दे दी। बोला, जैसा योहाइनस ने निर्देश दिया था, मैंने मुयाओ को अपने एसेंस ब्लड के 2 बाउल्स देने का आदेश दिया, जिसे मैंने इन 2 ब्लड पिल्स में रिफाइन किया। मुलान ने जलती हुई आंखों से ब्लड पिल स्वीकार की और बेरुखी से बोला, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुयाओ का खून इतना खास है, किसी स्पिरिट पिल से भी अधिक शक्तिशाली। इन ब्लड पिल्स के साथ मैं कॉर्नेशन सेरेमनी के दिन फिर से ब्रेक थ्रू करके डिवाइन ट्रेजरी रेल्म में प्रवेश करने की उम्मीद कर सकता हूँ। 5th एल्डर मुलिन ने टिमटिमाती नजरों से पूछा, मुयाओ की स्थिति को देखते हुए मुझे डर है कि वह अब और अधिक समय नहीं टिकेगी। क्या योहाइनस सच में उससे किया हुआ वादा निभाने का इरादा रखते हैं? मुयाओ के खून की खासियत का पता लगाने के बाद मुलान ने मुयाओ के साथ एक समझौता किया था। जब तक मुयाओ आज्ञाकारी रूप से अपना एसेंस ब्लड उपलब्ध कराती रहेगी, वह मुफेंग को नहीं मारेगा। मुलान तिरस्कार से हंसा। यह सिर्फ एक झूठ था और उसने वास्तव में इस पर विश्वास कर लिया। कितना दयनीय है। 7 days में मुफेंग को मरना ही होगा और मैं उसके शरीर से उसके कीमती खून की आखिरी बूंद तक निचोड़ लूंगा। 5th एल्डर मुलिन की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मुलान की निर्दयता ने उसे डरा दिया। अगर वह अपनी ही बहन को नुकसान पहुंचा सकता है, तो इस दुनिया में ऐसा क्या है जो वह नहीं करेगा। 6 days लेटर ब्लैक प्रिजन। मुफेंग अपनी कोठरी में पालथी मार कर बैठा था। उसके नथुने प्रत्येक सांस के साथ खुलते और बंद होते थे, सफेद धुंध के 2 गुबार बाहर निकालते हुए। उसका उमड़ता हुआ कई ब्लड लगातार उसके भीतर उमड़ रहा था, अंतहीन रूप से पुनर्जीवित हो रहा था। उसके मांस और खून की गहराइयों में उसकी हड्डियां कोयले की तरह काली थीं, जिनमें चांदी के प्रकाश के धब्बे थे। 6 दिनों तक वह जन वूडी की कल्टिवेट करने की इनसाइट्स को डाइजेस्ट कर रहा था और वास्तव में उस गहन और रहस्यमयी सौद इंटेंट को समझने लगा। इंटेंट एक अत्यंत रहस्यमयी शक्ति है। एक मार्शल आर्टिस्ट जिसने इंटेंट को पकड़ लिया है, वह अपने ही रेल्म के भीतर लगभग इनविंसिबल होता है और यहाँ तक कि उच्च स्तर के विरोधियों से भी लड़ सकता है। तलवार किलिंग की मास्टर है और सौद इंटेंट कई इंटेंट शक्तियों में से सबसे भयानक में से एक है। टमॉरो कॉर्नेशन सेरेमनी है। ब्लैक प्रिजन बहुत लंबे समय से शांत है। अब चीजों को अव्यवस्थित होने का समय आ गया है। मुफेंग की आंखें ठंडी थीं। उसने चारों तरफ देखा। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान खेल रही थी। अगला दिन मू रॉयल रेजिडेंस के बाहर का क्षेत्र हलचल से भरा था। आज नए मुवांग का कॉर्नेशन सेरेमनी है और मू रॉयल रेजिडेंस ने योंग प्रोविंस की लगभग सभी ताकतों को आमंत्रित किया है। उनमें से योंग प्रोविंस गवर्नमेंट, सबमर्ज्ड ड्रैगन मर्चेंट गिल्ड और मू रॉयल रेजिडेंस एक शक्तिशाली तिकड़ी बनाते हुए सभी को आमंत्रित किया गया था। उनके अलावा जिन्हें आमंत्रित किया गया था, कई बिन बुलाए मेहमान भी थे। कॉर्नेशन सेरेमनी के अलावा आज वह दिन भी कहा जाता है जब पिछले क्राउन प्रिंस मू फेंग का सिर कलम किया जाएगा। कई लोग समझते हैं ये मुलान का जानबूझकर किया गया कृत्य था, खुद को विजेता और मू फेंग को पूर्ण पराजित घोषित करने का एक तरीका। इसने कई लोगों के दिलों में गपशप की भावना को प्रज्वलित कर दिया है। यही कारण है कि मू रॉयल रेजिडेंस के बाहर का क्षेत्र आज इतना जीवंत है। कॉर्नेशन सेरेमनी मू रॉयल रेजिडेंस से कुछ मील दूर सेंट्रल प्लाजा में आयोजित किया गया था और यह एक भव्य आयोजन था। मू रॉयल रेजिडेंस एंसेस्ट्रल हॉल के अंदर मुलान एक ड्रैगन पतन वाला काला वस्त्र पहने हुए था। उसकी कमर पर 2 तलवारें लटक रही थीं और उसके भौहों में एक अहंकारी और श्रेष्ठ हवा थी। उसने एंसेस्ट्रल हॉल में एंसेस्ट्रल टैबलेट्स की पंक्तियों को घूरा और अंत में उसकी नज़र अपने पिता मू युएन की टैबलेट पर टिक गई। फादर, यू आर रॉन्ग, बहुत गलत। अ गुड फॉर नथिंग हमेशा गुड फॉर नथिंग ही रहेगा, चाहे तुम उसकी कितनी भी रक्षा करो, तुम उसके स्वभाव को नहीं बदल सकते। तुम उस समय अंधे थे, केवल मू फेंग को देखते थे और मुझे अनदेखा करते थे। मैं नाराज था, ईर्ष्यालु था और नाराज था, लेकिन अब चीजें अलग हैं। आई मुलान सिंहासन पर चढ़ गया हूँ, नया मुवांग बन गया हूँ, चैन से रहो। मैं एक सर्वोच्च शासक बनने का प्रयास करूंगा, यह साबित करने के लिए
कि तुम कितने अंधे थे। यह कहने के बाद मुलान के शरीर ने एक चकाचौंध सुनहरी रोशनी बिखेरी और वह एंसेस्ट्रल हॉल से मुड़कर बाहर चला गया। सोने के समान शरीर और सूर्य के समान चमकीला प्रकाश, यह डिवाइन ट्रेजरी रेल्म की पहचान है। कॉर्नेशन सेरेमनी के दिन मुलान ने आश्चर्यजनक रूप से फिर से ब्रेक थ्रू कर लिया था और डिवाइन ट्रेजरी रेल्म में कदम रख दिया था। ग्रीग एंसेस्ट्रल हॉल के दरवाजे खुल गए और मुलान धीरे धीरे बाहर चला गया। एंसेस्ट्रल हॉल के बाहर जनरल लेहोंग और ग्रांड एल्डर मुहा दोनों तरफ खड़े थे। प्रत्येक रॉयल पैलेस के एक उच्च पदस्थ अधिकारी का नेतृत्व कर रहे थे और उन्होंने मुलान को आदरपूर्वक प्रणाम किया। वे मुलान से निकलने वाली ओर को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे और उनके दिल और भी अधिक विस्मय और उत्साह से भर गए थे। डिवाइन ट्रेजरी रेल्म अभी 20 साल के भी नहीं हुए, क्या प्रतिभा है। मू रॉयल रेजिडेंस का उत्थान आशाजनक है। जनरल लेहोंग, मुहाओ और अन्य लोगों ने तेजी से महसूस किया कि मुफेंग को क्रिपल करना और मुलान का समर्थन करना उनका अब तक का सबसे सही निर्णय था। फिफ्थ एल्डर मुयाओ कैसी है? मुलान की नज़र मुहाओ के पीछे फिफ्थ एल्डर पर पड़ी। फिफ्थ एल्डर मूलिन। फिफ्थ एल्डर मूलिन ने आगे बढ़कर आदरपूर्वक कहा, वह मरी नहीं है लेकिन वह आखिरी सांस पर है। मुझे डर है कि वह अब अधिक समय नहीं जी पाएगी। मुलान ने शांति से कहा, उसका खून निकालो और उसे उसकी अंतिम यात्रा पर भेज दो। यस। फिफ्थ एल्डर मूलिन की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई और उसने सिर झुकाकर प्रणाम किया। चलो सेंट्रल प्लाजा की ओर। मुलान भीड़ के पास से गुजरा जाने से पहले निर्देश देना नहीं भूला, मत भूलना मुफेंग को साथ ले जाना, मैं उसे खुद मारना चाहता हूँ। जनरल लेहोंग ने अपने पीछे के 2 आर्म पहने सोल्जर्स की तरफ इशारा किया और फिर मुलान के पीछे एंसेस्ट्रल टेम्पल से दूर चला गया। 2 आर्म पहने सोल्जर्स तुरंत समझ गए और जल्दी से ब्लैक प्रिजन की ओर चले गए। चैप्टर 7 तबीयत चिकन और मंकी। ब्लैक प्रिजन के अंदर है। पालथी मारकर बैठा मुफेंग अचानक उठा और उसने प्रिजन के दरवाजे की तरफ देखा। एक जेलर 2 आर्म पहने सोल्जर्स का नेतृत्व कर रहा था। मुफेंग, चलने का समय हो गया है। दरवाज़ा खोलने वाला जेलर एक दुबला पतला आदमी था। उसने मुफेंग पर एक नज़र डाली और बहुत अहंकारी स्वर में बोला। उसके पीछे आने वाले 2 आर्म पहने सोल्जर्स भावशून्य थे। वे मुफेंग को ऐसे देख रहे थे जैसे वह एक मरा हुआ आदमी हो। क्लैंग। सेल का दरवाज़ा खुला और दुबले पतले जेल की आंखों में तिरस्कार भरा था। वह कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसके सामने एक मुक्का बड़ा होता दिखाई दिया। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया करता, उसके सिर पर जोरदार मुक्का पड़ा। उसकी खोपड़ी फट गई, खून दिमाग के मटरमैले के साथ बाहर निकल आया। 2 आर्म पहने सोल्जर्स स्तब्ध रह गए। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि मुफेंग अचानक हमला कर देगा। क्या मुफेंग एक बेकार आदमी नहीं था जो कल्टिवेट नहीं कर सकता था? यह बेकार कैसे हुआ? जेलर को इंस्टेंट किल करने के बाद मुफेंग ने भूसे के ढेर से अपनी लंबी तलवार निकाल ली। तलवार के प्रकाश की एक चमक आई और 2 आर्म पहने सोल्जर्स के सिर उड़ गए। जाप और कुशल। 3 लाशों से ब्लड एनर्जी की 3 धाराएं निकली और मुफेंग के शरीर में उमड़ आईं। हालांकि मुफेंग का कल्टिवेशन लेवल अपरिवर्तित रहा बिना किसी प्रगति के। हम काय एंड ब्लड के प्रभाव इतने कमजोर हो गए। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरा कल्टिवेशन लेवल बढ़ गया है? मुफेंग ने माथा सिकोड़ा। उसका कल्टिवेशन लेवल पहले से ही बाउन फॉर्जिंग रेल्म में था, जबकि जेल और 2 आर्म पहने सोल्जर्स केवल ब्लड रिफाइनिंग रेल्म में थे। मुफेंग का कल्टिवेशन लेवल अन्य तीनों से बहुत अधिक था। कल्टिवेशन लेवल में भारी अंतर के कारण उस पर अब्सॉर्ब किए गए ब्लड अनकाई के प्रभाव बहुत कम हो गए थे। अपने संदेह की पुष्टि करने के लिए मुफेंग ने बगल की सेल खोली और अंदर के प्रिजनर को बाहर निकाल दिया। प्रिजनर एक नुकीले चेहरे और बंदर जैसी विशेषताओं वाला एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था। उसने काले लोहे की बेड़ियां पहन रखी थीं और जब उसने मुफेंग को सेल खोलते देखा तो उसकी आंखों में आशा दिखाई दी। तू यहाँ कैसे आया? मुफेंग ने शांति से पूछा। मैंने अपने पिता और भाई की हत्या की और अपने भाई की पत्नी के साथ व्यभिचार किया। हम सब एक ही नाव में हैं। मुझे बाहर निकालने के लिए धन्यवाद। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने जल्दी से धन्यवाद दिया, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म करता, उसने अपने सामने एक मुक्का लगातार बड़ा होता देखा। PFF दिए। इससे पहले कि मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति कुछ प्रतिक्रिया करता, मुफेंग ने उसके सिर पर मुक्का मारा, जिससे खून और दिमाग का मटरमैला बाहर निकल आया। पिता और भाई की हत्या
अपने भाई की पत्नी के साथ व्यभिचार, तू गंदगी नहीं है, तू डिजर्व्स द डाई। मुफेंग ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के शरीर पर अपना हाथ पोंछते हुए बिना किसी भाव के कहा। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति से ब्लड अनकाई की एक हल्की धारा निकली और मुफेंग के शरीर में समा गई। जैसा कि उम्मीद थी, ब्लड रिफाइनिंग वॉरियर्स बहुत कमजोर हैं, उनके ब्लड एनर्जी का मुझ पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। मुफेंग ने आह भरी चाबी उठाई और फर्स्ट फ्लोर के सेल के दरवाजे एक एक करके खोल दिए। चूंकि लक्ष्य भागना था, वह इन प्रिजनर्स का उपयोग प्रिजन को पूरी तरह से अव्यवस्थित करने के लिए करेगा और फिर अराजकता का फायदा उठाएगा। तुम अब स्वतंत्र हो, अपनी जान बचाकर भागो। मुफेंग के आश्चर्य के लिए, हालांकि सेल के दरवाजे खुले थे, अंदर के प्रिजनर्स डर से कांप रहे थे और एक भी बाहर नहीं आया। मुफेंग ने देखा कि उनकी नजरें उस नुकीले मुंह वाले, बंदर चेहरे वाले आदमी की लाश पर टिकी हुई थीं जिसे उसने अभी मारा था। स्पष्ट रूप से वे विश्वास नहीं करते थे कि मुफेंग वास्तव में उन्हें जाने दे रहा था, बल्कि वह उन्हें मारना आसान बनाना चाहता था। यही कारण है कि कोई भी प्रिजन से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। जो भागते नहीं हैं वो मरेंगे। मुफेंग ने आह भरी, एक प्रिजन सेल में कदम रखा और एक ही तलवार के वार से एक प्रिजनर को 2 टुकड़ों में काट डाला, अपने त्वरित और निर्णायक कार्य से प्रिजनर्स के समूह को समझाने के लिए। भागो, जल्दी भागो। यह सीरियल किलर भयानक है, अगर वह भागा भी नहीं तो जेल में ही मर जाएगा। खामोश प्रिजन के अंदर प्रिजनर्स डर गए और अपनी कोशिकाओं से बिखर गए। एनिमी अटैक, यहाँ एक एनिमी अटैक है। इस समय जेलर्स को आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वे मुफेंग को रोकने के लिए दौड़े, लेकिन वे सभी मुफेंग द्वारा एक ही तलवार के वार में इंस्टेंट किल कर दिए गए। प्रिजन गार्ड की लाश से ब्लड रेड एनर्जी की धाराएं निकली और मुफेंग के शरीर में एक तूफान की तरह इकट्ठा हो गईं, उसके पूरे शरीर को ब्लड अनकाई से भर दिया। बूम! मुफेंग के शरीर के अंदर एक गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी और उसका ब्लड अनकाई एक ज्वार की लहर की तरह अपने चरम पर उमड़ आया। उसी समय उसकी हड्डियां एक चकाचौंध चांदी की रोशनी से चमक उठीं। इतनी क्रिम्सन एनर्जी अब्सॉर्ब करने के बाद मुफेंग का कल्टिवेशन लेवल सीधे आयन बोन लेवल के चरम पर पहुंच गया और वह ब्रेक थ्रू करने से बहुत दूर नहीं था। ऑसम, यह बहुत ऑसम है। कोई और अपनी मौत मरने आ रहा है। अपने शरीर के भीतर उमड़ते हुए ब्लड अनकाई को महसूस करते हुए मुफेंग जोर से हंसा और अधिक प्रिजनर्स को रिहा करता रहा, और जो जेलर्स उस पर झपटते थे उन पर कोई दया नहीं दिखाता था। हालांकि प्रिजन गार्ड्स बहुत कमजोर थे, केवल ब्लड रिफाइनिंग रेल्म में हालांकि मुफेंग लगातार ब्लड अनकाई अब्सॉर्ब कर रहा था, उसकी कल्टिवेशन सिल्वर बोन रेल्म में ब्रेक थ्रू करने में असमर्थ थी। मुफेंग को ड्यूअनदाओ की याद आई। वह सेल के प्रवेश द्वार तक गया और ड्यूअनदाओ को बाहर निकाला। इस समय ड्यूअनदाओ अभी तक पूरी तरह से मरा नहीं था। उसकी आंखें खून से लाल थीं और उसका मुंह पहले ही सड़ चुका था और वह बोल भी नहीं सकता था, वह केवल कर्णप्रिय आवाजें निकाल सकता था। ड्यूअनदाओ, हम एक बार मास्टर और सर्वेंट थे और मैं तुम्हें ऐसे कष्ट सहते नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुम्हें जाने देता हूँ। मुझे धन्यवाद मत देना, यह मुझे करना चाहिए था। इससे पहले कि ड्यूअनदाओ कुछ प्रतिक्रिया करता, मुफेंग ने उसके गले पर तलवार चला दी और खून बाहर निकल आया। एक पल में शक्तिशाली एनर्जी की एक धारा अंदर आई और मुफेंग के शरीर में बह गई। मुफेंग आसमान की तरफ दहाड़ा और उसके शरीर में ब्लड अनकाई अचानक एक ज्वार की लहर की तरह अपने चरम पर पहुंच गए। उसी समय उसकी हड्डियां चांदनी की तरह चमकदार चांदी की रोशनी से चमक उठीं। इस समय ड्यूअनदाओ द्वारा प्रदान की गई ब्लड एनर्जी ने मुफेंग को एक और छलांग लगाने में सक्षम बनाया, सिल्वर बोन रेल्म में ब्रेक थ्रू करते हुए। ब्लैक प्रिजन पर्याप्त अव्यवस्थित नहीं है, इसे और भी अव्यवस्थित होना चाहिए। मुफेंग की आंखें चाकू की तरह ठंडी थीं और उसकी और भारी थी। वह ब्लैक प्रिजन के सेकंड लेवल की ओर बढ़ा। ब्लैक प्रिजन के 4 लेवल्स हैं। जितना गहराई में जाओगे प्रिजनर्स उतने ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली होते जाते हैं। नो, मुझे मत मारो। ब्लैक प्रिजन का सेकंड लेवल एक जीवित नरक की तरह था। सेकंड लेवल में प्रवेश करने के बाद मुफेंग ने अपना रास्ता बनाते हुए और भी गहराई में लड़ाई लड़। एक सिल्वर बोन रेल्म कल्टिवेटर की ताकत के साथ लगभग कोई भी प्रिजन गार्ड पूरे ब्लैक प्रिजन में उसका सामना नहीं कर सकता था। मुफेंग के रास्ते में आने वाला कोई भी प्रिजन गार्ड उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। इस समय मुफेंग डेथ के गॉड की तरह था और उसके रास्ते में आने वाला
कोई भी व्यक्ति बिना दया के मारा जाएगा। फर्स्ट और सेकंड फ्लोर्स के गार्ड्स लगभग सभी मारे गए थे। थर्ड फ्लोर के गार्ड्स ने यह सब देखा और इतना डर गए कि उन्होंने लड़ने की इच्छा खो दी और डार्क प्रिजन से बाहर भाग गए। दुर्भाग्य से ये अधिकांश भागे हुए प्रिजन गार्ड्स असफल रहे और एक एक करके मु फेंग की तलवार के नीचे मर गए। क्रिम्सन एनर्जी की धाराओं ने मु फेंग को केंद्र में रखते हुए एक विशाल भंवर का निर्माण किया और उसके शरीर में प्रवेश करके उमड़ते हुए ब्लड अंधकार में परिवर्तित हो गईं। बस थोड़ा और मैं सिल्वर बर्न रेल्म के चरम से बहुत दूर नहीं हूँ। मु फेंग की आंखों में एक तेज रोशनी चमकी। वह तेजी से ब्लैक प्रिजन की गहराइयों में दौड़ा, भागते हुए प्रिजन गार्ड्स का पीछा करते हुए। अगर मुझे सही से याद है, ब्लैक प्रिजन के थर्ड लेवल में योंगजू के 3 प्रसिद्ध एक्सपर्ट्स रखे गए थे जिन्हें मेरे पिता ने स्वयं पकड़ा था। मु फेंग बिजली की गति से चला थर्ड फ्लोर की ओर दौड़ा। 3 फ्लोर्स, अंधेरा और नम। हवा में एक सड़ी हुई बदबूदार दुर्गंध थी। यहाँ 3 वाटर डंजन्स हैं, एक सीधे सामने और एक बाईं और दाईं ओर। है मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई थर्ड फ्लोर पर आने की हिम्मत करेगा। क्या वे सच में मौत से नहीं डरते? एक ठंडी आवाज़ दाईं ओर से आई। मु फेंग ने आवाज़ की दिशा में देखा और उसने दाईं ओर वाटर सेल में एक दुष्ट नज़र वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को कैद देखा। उसके हाथ और पैर भारी जंजीरों की परतों से कसकर बंधे हुए थे। वाटर डंजन के अंदर गंदे जहरीले पानी से भरा पानी लगभग मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की छाती तक पहुंच रहा था। हु आयु? मु फेंग ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति पर एक नज़र डालते हुए पूछा। हाँ, एक मेयर जेलर, तुझे मेरे महान नाम को जानने का क्या अधिकार है? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। उसका चेहरा ठंडा और अहंकारी था। मु फेंग ने सिर हिलाया, अपने पैरों के पास से एक मुट्ठी के आकार का पत्थर उठाया और बेरुखी से फेंक दिया। पत्थर लोहे की बार के अंतराल से होकर गुजरा और सीधे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के माथे पर लगा। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति, उसके सिर से जोर से खून बह रहा था। गुस्से से दहाड़ा यू बैंग। इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म करता, एक और पत्थर निकला और उसके घाव पर सटीक रूप से लगा, जिससे वह दर्द से तिलमिला गया। फिर 2 टुकड़े, 3 टुकड़े, 4 टुकड़े। न मत फेंको। मेरा नाम किवुई है। मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में फ्लाइंग बात के नाम से जाना जाता है। किवुई कायर था लेकिन निर्णायक था और जल्दी से दया की भीख मांगी। मु फेंग ने संतोष से सिर हिलाया। उसकी नज़र अन्य 2 प्रिजनर्स पर पड़ी। 2 प्रिजनर्स एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जिसके बाल बिखरे हुए थे और दाढ़ी सफ़ेद थी, और एक भरी भरी खूबसूरत महिला। यह हम्बल सर्वेंट लू कियोमेंग है। मकाए। मु फेंग की नज़र पर ध्यान देते हुए बुजुर्ग व्यक्ति और खूबसूरत महिला के भाव थोड़े बदल गए और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने नाम बता दिए। मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ, मु फेंग ने बेरुखी से कहा। किवुई, लू कियोमेंग और माकाए सभी ने जलती हुई आंखों से मु फेंग की तरफ देखा। क्या यह सच है? किवुई ने बेसब्री से पूछा। हालांकि लू कियोमेंग और माकाए ने कुछ नहीं कहा, उनकी आंखों में आशा और खुशी पहले से ही छिपी नहीं जा सकती थी। लेकिन तुम्हें मेरे अधीन होना होगा, मु फेंग ने शांति से कहा। किवुई, लू कियोमेंग और माकाए सभी स्तब्ध रह गए। छोटे लड़के, यह बहुत अधिक नहीं है। किवुई योंगजू के मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में एक प्रसिद्ध एक्सपर्ट हूँ। तुम सोचते हो तुम मुझे अपनी जान जोखिम में डाल सकते हो तुम्हारे लिए? आउच आउच आउच। किवुई ने तिरस्कार किया, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म करता, एक चट्टान सीधे उसकी तरफ आई और उसके माथे पर लगी। फिर 2 टुकड़े, 3 टुकड़े। किवाई ने असहाय गुस्से में चीख मारी। उसके शरीर से नाराजगी का प्रतिनिधित्व करने वाली ब्लड रेड एनर्जी की धाराएं उमड़ रही थीं। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है, या तो आज यहाँ मरो या मेरे अधीन हो जाओ, चुन लो। मु फेंग ने एक एक करके पत्थर उठाए और किवुई पर फेंकते रहे, जबकि लू कियोमेंग और माकाए पर नज़र डाल रहे थे। आई एग्री। लू कियोमेंग और माकाए ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों सहमत हो गए। मैं भी सहमत हूँ, मत फेंको। दामित, मैं पहले ही सहमत हो गया और तुम अब भी फेंकते हो, किवुई दहाड़ा। मु फेंग के होंठ थोड़े मुड़े। उसने चाबियों का एक गुच्छा निकाला, उन्हें खोजा और पहले किवुई का सेल दरवाज़ा खोला। क्लांग की आवाज़ के साथ किवुई को बांधने वाली भारी जंजीरें उतर गईं। गंदा काला पानी छिड़कती हुई। हाँ, आखिरकार मैं इस दाम्ड वाटर डंजन से बाहर निकल सकता हूँ। मैं यहाँ 3 ईयर्स से फंसा हुआ हूँ। मैं दम घुटने से मर रहा था। किवुई वाटर प्रिजन से बाहर निकला, कॉरिडोर पर उतरा, अपने अंगों को फैलाया
और फिर जोर से हंसा। मुफेंग बस शांति से की वुई को देख रहा था। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। तू छोटा बास्तद, हमारे वर्बल प्रोमिसेस पर विश्वास करना सच में बेवकूफ़ी है। कि वुई ने दांत दिखाए। उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट थी। उसका ब्लड अनकाय उमर आया और उसकी हड्डियों ने धातु के झनकार जैसी आवाज़ निकाली। उनके भीतर हल्की सुनहरी रोशनी चमक रही थी। निस्संदेह कि वुई एक गोल्डन बाउन रेल्म मार्शल आर्टिस्ट है। लू कियूमेंग और मा काई ठंडेपन से देख रहे थे, मन ही मन मुफेंग की भोलापन पर तिरस्कार कर रहे थे, उनके वर्बल प्रोमिसेस पर विश्वास करना। लेकिन उन्हें एक कच्ची चिंता भी थी, क्या कि वुई मुफेंग को मारने के बाद उन्हें रिहा कर देगा। तुम गलत हो, मैं तुम्हारे वर्बल प्रोमिसेस पर विश्वास नहीं करता। मुफेंग ने सिर हिलाया कि वुई की तरफ देखा और जारी रखा, क्या तुम जानते हो मैंने तुम्हें पहले क्यों रिहा किया? कि वुई एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि कुछ गड़बड़ थी, लेकिन उसने परवाह नहीं की। वह तिरस्कार से हंसा, मुझे जानने की जरूरत नहीं है, मैं केवल इतना जानता हूं कि तू मर चुका है। ये कहने के बाद कि वुई ने बार बार अपने पैर पटके आफ्टर इमेजेस में बदल गया और एक पल में उसने 10 मीटर से अधिक की दूरी तय की और मुंह फेंग के सामने आ गया। कि वुई ने अपना दाहिना हाथ पाम में बदला और उसे जोर से मुंह फेंग के माथे पर मारा। क्लैंग! उसकी हथेली जहां से गुजरी हवा फट गई और धातु और पत्थर की आवाजें गूंज उठीं। लू कियूमेंग और मा काई ने मन ही मन सिर हिलाया। वे जानते थे कि वुई की ताकत बोन फॉजिंग के चरम पर पहुंच गई थी और उसकी हड्डियां साधारण हथियारों से भी अधिक सख्त थीं। यहाँ तक कि एक गोल्डन बोन रेल्म मार्शल आर्टिस्ट भी शायद ऐसा प्रहार सहन करने की हिम्मत नहीं करेगा। इस यंग प्रिजनर की तो बात ही छोड़िए। मुफेंग चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा रहा, शांति से कि वुई को पास आते देख रहा था और फिर उसकी आंखों में सुनहरी रोशनी चमकी। उसकी काली पुतलियां सुनहरी डबल प्यूपल्स में बदल गईं। एक पल में मुफेंग को केंद्र में रखते हुए 10 मीटर के दायरे के भीतर की जगह में डबल प्यूपल्स की अनगिनत इलूसरी इमेजेस दिखाई दी। यह क्या है? कि वुई स्तब्ध और भयभीत था। उसने डर के साथ उन डबल प्यूपल्ड फैंटम्स को घूरा जो लगभग उसे घेरे हुए थे, और फिर उसकी आंखों में भ्रम की एक अभिव्यक्ति दिखाई दी। डबल प्यूपल ब्लडलाइन को इनहेरिट करने के बाद मुफेंग ने डबल प्यूपल्स की पहली प्यूपल टेक्निक ऑल थिंग्स इन द यूनिवर्स को अवेकन किया। सख्ती से कहें तो ऑल थिंग्स इन द यूनिवर्स एक शक्तिशाली इल्यूजन है। एक बार प्रकट होने पर जो भी इसका शिकार होता है वह अनगिनत इल्यूजन्स के आकर्षण में गहराई से लीन हो जाएगा, अंततः घुटन कर देगा और खुद को बाहर निकालने में असमर्थ होगा। हालांकि मुफेंग अभी भी बहुत कमजोर है और डबल प्यूपल टेक्निक लंबे समय तक बनाए नहीं रखी जा सकती। जिस पल की वुई ऑल थिंग्स इन द यूनिवर्स के इल्यूजन में फंसा, मुफेंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और की वुई के सामने आ गया। मुफेंग ने अपनी दाहिनी मुट्ठी बंद की और उसे अविश्वसनीय गति से की वुई के चेहरे पर मारा। सिल्वरबर्न रेल्म की शक्ति पूरी तरह से फूट पड़ी और एक मुक्के ने की वुई की खोपड़ी को छेद दिया। फिर मुट्ठी उसके सिर के पीछे से बाहर निकल आई। बूम! तुरंत बाद मुट्ठी के सामने सफेद कोहरे की एक अंगूठी फट गई। यह मौसम की घटना बेहद तेज गति से चलने वाली मुट्ठी हवा पर प्रहार करने के कारण होती है। वन पंच! गोल्डन बोन रेल्म का की वुई मर चुका है। जंप! की वुई की हेडलेस कॉप्स जमीन पर मून के बल पड़ी धूल के अनगिनत कण उड़ाती हुई। की वुई की लाश से क्रिम्सन एनर्जी की एक विशाल धारा उठी और मुफेंग के शरीर में बह गई। एक पल में मुफेंग का कल्टिवेशन लेवल सिल्वरबर्न रेल्म के चरम तक बढ़ गया, गोल्डन बोन रेल्म से सिर्फ आधा कदम दूर। हालांकि की वुई की कल्टिवेशन मुफेंग से अधिक मजबूत थी, उसका ब्लड एंड एनर्जी अधिक शक्तिशाली था। हालांकि कि वुई ने मुफेंग को बहुत कम करके आंका ऑल थिंग्स इन द यूनिवर्स के इल्यूजन में गिर गया और इसके अलावा बहुत लंबे समय तक ब्लैक प्रिजन में कैद रहने के कारण उसकी वाइटल एनर्जी बुरी तरह से बिगड़ गई थी। इतने सारे कारकों के संयोजन से कि वुई अंततः मुफेंग द्वारा एक ही प्रहार में मारा गया। लू कियूमेंग और मा काई ने अविश्वास से कि वुई की लाश को घूरा। उनके मुंह खुले थे जैसे कि पेट्रिफाइड हो गए हों। क्या कि वुई बस ऐसे ही मर गया? तुम मजाक कर रहे हो। हमने तुम्हें पहले रिहा किया तुम्हें एक उदाहरण बनाने के लिए। एंड यू आर द चिकन वी आर गोइंग टू किल। मुफेंग ने अपना दाहिना हाथ वापस खींचा कि वुई के कपड़ों पर खून पोंछा और फिर लू कियूमेंग और मा काई की तरफ देखने के लिए मुड़ा। और तुम दोनों मंकीज हो, तुम चुन लो, तुम चिकन बनना चाहते हो या मंकी।
मुफेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। मुफेंग की आंखों में सुनहरी डबल प्यूपल्स की जोड़ी और उसके चेहरे पर ठंडी मुस्कान को देखकर लू कियोमेंग और माँ काय कांप उठे। उन्होंने अपनी तेलबन से सीधे सिर तक एक ठंडक दौड़ती हुई महसूस की। यह लड़का भयानक है। चैप्टर 8 सीक्रेट टेक्निक ब्लड एक्सप्लोजन। इट्स अ ब्लड लाइन एंड अ वेरी पावरफुल एंड स्पेशल वन एट दैट। माँ काय, जिसके बाल बिखरे हुए थे और दाढ़ी सफ़ेद थी, ने अपनी आंखें फाड़कर देखा और अविश्वास में चिल्लाया, हु एग्जैक्टली आर यू? लू क्यूमेंग ने मुफेंग को देखते हुए पूछा। उसकी खूबसूरत आंखों में आश्चर्य और संदेह था। हर वह व्यक्ति जो अपनी ब्लडलाइन को अवेकन करता है वह हेवन का चुना हुआ होता है। वे न केवल अधिक प्रतिभाशाली होते हैं और तेजी से कल्टिवेट करते हैं, बल्कि उनके पास अलौकिक शक्ति भी होती है जो उनके फिजिकल बॉडी को साधारण मार्शल आर्टिस्ट से कहीं अधिक मजबूत बनाती है। ब्लड लाइन्स 3 श्रेणियों में विभाजित हैं: ऑर्डिनरी, हेट्रोजीनियस एंड स्पेशल। स्पेशल ब्लड लाइन्स उच्चतम स्तर हैं, हेट्रोजीनियस ब्लड लाइन्स अगले उच्चतम स्तर हैं और ऑर्डिनरी ब्लड लाइन्स सबसे निचला स्तर। यहाँ तक कि ऑर्डिनरी ब्लड लाइन्स वाले भी पूरे किन डिनेस्टी में अत्यंत दुर्लभ हैं, जो उन्हें वास्तव में असाधारण व्यक्ति बनाते हैं। मुफेंग ने जो ब्लडलाइन प्रकट की थी वह निस्संदेह एक स्पेशल ब्लडलाइन थी। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, सबमिट और डाई। मुफेंग कदम दर कदम लू कियोमेंग और माँ काय की ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट भरी थी। लू कियोमेंग और माँ काय को अपनी खाल खींचती हुई महसूस हुई और वे ठंडे पसीने से भीग गए। यह बूढ़ा सबमिट करने को तैयार है। मैं सबमिट करने को तैयार हूँ। जब मुफेंग उन दोनों के पास आया और बिना किसी हिचकिचाहट के कदम उठाने ही वाला था तो दोनों ने अपना सिर झुका लिया। उन्होंने मुफेंग की आंखों में दृढ़ किलिंग इंटेंट देखी और जानते थे कि वह वास्तव में उन्हें मारने का इरादा रखता था। इसके अलावा यह जानने के बाद कि मुफेंग के पास एक स्पेशल ब्लडलाइन थी, सबमिट करने के लिए उनके मन में बहुत अधिक प्रतिरोध नहीं था। आखिरकार स्पेशल ब्लडलाइन्स वाले लोग हेवन द्वारा पसंद किए जाते हैं और उनका भविष्य असाधारण होने वाला है। वे ऐसे प्रोडिजी का अनुसरण करके कुछ भी नहीं खोएंगे। मुफेंग ने दोनों पुरुषों से बेड़ियां एक एक करके निकालीं, फिर अपने हाथ पीठ के पीछे किए ब्लैक प्रिजन की गहराइयों में चला गया। मुफेंग की योजना सरल थी: ब्लैक प्रिजन के सभी प्रिजनर्स को रिहा करना और इसे पूरी तरह से अराजकता में फेंक देना। ब्लैक प्रिजन जितना अधिक अव्यवस्थित होगा, किलिंग के उतने ही अधिक अवसर होंगे। साथ ही वह अराजकता का फायदा उठाकर ब्लैक प्रिजन से बच सकता है। यह योजना एक पत्थर से 2 शिकार करती है। माय लॉर्ड, क्या आप 4th फ्लोर पर जा रहे हैं? लू क्यूमेंग ने अपनी खूबसूरत आंखों में डर के भाव के साथ पूछा। व्हाट, क्या कोई समस्या है? मुफेंग ने अपना सिर नहीं घुमाया और उदासीनता से उत्तर दिया। 4th लेवल पर ब्लड बुचर रखा है, डीमोनिक सेक्ट का एक निर्दयी सदस्य और डिवाइन रेल्म का एक शक्तिशाली एक्सपर्ट। अगर हम उसे रिहा करते हैं तो हमें डर है। दोनों पुरुषों का अर्थ स्पष्ट था। वे चाहते थे कि मुफेंग 4th फ्लोर से लड़ना बंद कर दे और अपनी जान बचाकर भाग जाए। मुफेंग, जो कभी मू प्रिंसेस मानशन का था, ब्लैक प्रिजन में रखे गए प्रिजनर्स के बारे में जानकारी से काफी परिचित था। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि 4th फ्लोर पर ब्लड फील्ड कल्ट के वाइस लीडर ज़्यूटू को रखा गया था। यह डिवाइन रेल्म का एक वास्तविक मास्टर है जिसने योंगजू सिटी में कई खूनी अपराध किए और इस तरह उसे मू युन ने पकड़कर ब्लैक प्रिजन में कैद कर दिया था। अगर हंगामा करना है तो बड़ा हंगामा करो। ब्लड बुचर को रिहा करना उसकी योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। ब्लैक प्रिजन मू प्रिंसेस मानशन का एक महत्वपूर्ण स्थान है और डिवाइन रेल्म का एक शक्तिशाली एक्सपर्ट इसके बाहर तैनात है। ब्लड बुचर को डिवाइन रेल्म के उस शक्तिशाली एक्सपर्ट का ध्यान भटकाने के लिए रिहा किया गया था और उन्हें आपस में लड़ने देने के लिए। मुफेंग दूसरी ओर अराजकता का फायदा उठाकर अपनी क्षमताओं का विकास कर सकता है और किलिंग के माध्यम से अपने कल्टिवेशन लेवल को जल्द से जल्द बढ़ा सकता है। क्या तुम मुझे सिखा रहे हो कि कैसे काम करना है? मुफेंग की आवाज़ गड़गड़ाहट की तरह थी और उसके कदम नहीं रुके। माँ काय और लू कियोमेंग के भाव थोड़े बदल गए। एक दूसरे की तरफ देखने के बाद उन्होंने दांत पीसकर पीछा किया। 4th फ्लोर में प्रवेश करें। हवा में सड़न और सरांध की बदबू और भी मजबूत होती जा रही थी, जिससे लोगों को उल्टी आ रही थी। यहाँ केवल एक विशाल वाटर डंजन है। एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसके बाल भूरे थे और शरीर क्षीण था वाटर डंजन में कैद था। मुफेंग ने यह भी देखा कि बुजुर्ग व्यक्ति के सभी महत्वपूर्ण जॉइंट्स
और वाइटल पॉइंट्स लोहे के हुक से छेद दिए गए थे, जिससे उसके लिए चलना मुश्किल हो गया था। वह ज़्यूतू है, ब्लड फील्ड कल्ट के वाइस लीडर। क्या तुमने ब्लैक प्रिजन में अराजकता पैदा की? ज़्यूतू ने आश्चर्य से मुफेंग की तरफ देखा। माकाय और लू कियोमेंग की स्थिति को देखते हुए वे दोनों स्पष्ट रूप से इस युवा के नेतृत्व का अनुसरण कर रहे थे। यस, मुफेंग ने उदासीनता से कहा, ब्लड बुचर मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ, पर व्हाट कैन यू गिव मी? ब्लड बुचर ने अपनी आंखें सिकोड़ी और तिरस्कार से हंसा। लड़के, यह मत सोच कि मैं नहीं जानता तू क्या कर रहा है। तू मुझे बस इसलिए बाहर निकाल रहा है ताकि तू मेरी शक्ति का उपयोग करके ब्लैक प्रिजन को और भी अव्यवस्थित बना सके। भले ही मैं बदले में कुछ न दूं तुझे, मुझे बाहर निकालना ही होगा, नहीं तो तू बहुत पहले ही भाग गया होता। चारों तरफ फोर्थ फ्लोर पर क्यों आता? मुफेंग ने शांति से कहा, पहल अब मेरे हाथ में है, चाहे मैं तुम्हें जाने दूं या नहीं यह मुझ पर निर्भर करता है। अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम्हें कीमत चुकानी होगी। एक पल की झिझक के बाद ज़्यूतू ने दांत पीस कर कहा, मैं तुझे एक सीक्रेट टेक्निक दे सकता हूं जो तुम्हारी पूरी शक्ति को उजागर कर सकती है। यह टेक्निक मुझे संयोग से मिली थी और यह दुनिया में दुर्लभ है। मुफेंग ने सिर हिलाया, ध्यान से सुन रहा था। ब्लड बुचर द्वारा दी गई सीक्रेट टेक्निक ब्लड एक्सप्लोजन कहलाती है, जो कम समय में शरीर के ब्लड एनर्जी को उजागर कर सकती है और तुरंत अपनी ताकत को काफी हद तक बढ़ा सकती है। ब्लड एक्सप्लोजन की अवधि वह समय है जो एक इंसेंस स्टिक को जलने में लगता है। एक बार समाप्त होने पर ब्लड अनकाय में गिरावट आएगी और व्यक्ति अत्यंत कमजोर हो जाएगा। अब क्या तू मुझे रिहा कर सकता है? सीक्रेट टेक्निक देने के बाद ब्लड बुचर ने ठंडे स्वर में कहा। मुफेंग ने चाबी निकाली और ज़्यूतू के शरीर पर बेड़ियां एक एक करके खोलीं, फिर जल्दी से पीछे हट गया। माकाय और लू क्यूमेंग मुफेंग के बगल में पहरा दे रहे थे। उनकी आंखें ज़्यूतू पर सतर्कता से टिकी हुई थीं। बूम! अचानक वाटर प्रिजन से एक भयानक और फूट पड़ी। गंदे पानी की धाराएं आसमान में उड़ ग्रीन पानी के काले स्तंभ बनाती हुईं, और उसी समय वाटर प्रिजन में फंसा ब्लड बुचर, उसका क्षीण शरीर तेजी से फूलने लगा और उसके घाव नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से ठीक हो गए। बैंग! जिस पल वह मुक्त हुआ, ब्लड बुचर ने अपने पैर पटके जमीन चटक गई और वह मुफेंग की तरफ दौड़ा। मैंने दशकों से अपना रास्ता खून से भरा है और कभी भी ब्लैकमेल नहीं किया गया। तू छोटा बास्टर्ड, तू पहला है, मैं तुझे एक भयानक मौत मरवाऊंगा। ब्लड बुचर के पीछे खून की नदियां उमड़ रही थीं और उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट इतनी तीव्र थी कि वह लगभग मूर्त लग रही थी। बी केयरफुल सर! माकाय और लू क्यूमेंग चिल्लाए, उनके चेहरे डर से भरे थे। मुफेंग पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ा, अपनी लंबी तलवार चलाई और ज़्यूतू की तरफ दौड़ा। ऑल थिंग्स इन द यूनिवर्स! एक पल में मुफेंग की सुनहरी डबल प्यूपल्स फिर से प्रकट हुईं और डबल प्यूपल्स की अनगिनत फैंटम इमेजेस ने ज़्यूतू को घेर लिया। ब्लड बुचर की आंखों में भ्रम की एक झलक चमकी, लेकिन उसने जल्दी से अपना संयम वापस पा लिया और फिर उसकी आंखों के सामने तलवार का प्रकाश तेजी से बढ़ा हुआ। ब्लड बुचर ने तेजी से प्रतिक्रिया की। उसने अपना दाहिना हाथ क्लॉ बनाया और तलवार के ब्लेड को पकड़ लिया। PFF दिए, लेकिन जल्द ही तलवार पकड़ने वाला ब्लड बुचर का हाथ फट गया। 2 उंगलियां कट गईं और वह कई कदम पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सका। मुफेंग ब्लड रिवर के प्रभाव से एक धीमी आवाज निकालते हुए उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। A sword cultivator, an a sword cultivator who has comprehended sword intent. ब्लड बुचर ने आश्चर्य और अनिश्चितता के साथ मुफेंग को घूरा। मुफेंग ने बिना भाव के कहा, ब्लड बुचर, तुम मुझे मारना चाहते हो? यह इतना आसान नहीं होगा, तुम्हें एक बड़ी कीमत भी चुकानी होगी। अगर तुम लड़ने पर अड़े रहे, मैं अंत तक लड़ूंगा, लेकिन तुम भागने का अवसर खो दोगे। तुम एक समझदार आदमी हो, तुम्हें पता है कि क्या करना है। जैसे ही उसने बात की, मुफेंग के हाथ में लंबी तलवार एक स्पष्ट और मधुर तलवार की आवाज निकालने लगी और उसकी आंखों में भयंकर लड़ने की भावना थी। HMPH, मैं आज तुम्हारी जान बख्शता हूँ, लेकिन अगर हम फिर से मिले तो तुम निश्चित रूप से मरोगे। ब्लड बुचर ने ठंडे स्वर में कहा, मुड़ा और चला गया। कुछ ही छलांगों में 4th फ्लोर से गायब हो गया। माकाय और लू कियोमेंग ने राहत की सांस ली, लेकिन मुफेंग की तरफ उनकी नजरें विस्मय से भरी हुई थीं। अपनी शक्तिशाली स्पेशल ब्लड लाइन और सॉर्ड इंटेंट को समझने वाली सॉर्ड्समैनशिप के साथ मुफेंग की ताकत उनकी उम्मीदों से अधिक थी। चलो, ब्लैक प्रिजन को और भी अव्यवस्थित होने की जरूरत है। मुफेंग ने मुड़कर
उन दोनों को ब्लैक प्रिजन से बाहर निकाल दिया। चैप्टर 9 द कार्नेज बिगिंस। ब्लैक प्रिजन के बाहर 3 शहर की दीवारें ब्लैक प्रिजन के प्रवेश द्वार और निकास को पूरी तरह से घेरे हुए हैं। इस समय शहर की दीवारों के अंदर डिफेंसेस तंग हैं और आर्म पहने सोल्जर्स पंक्तियों में खड़े हैं। बेशक कोरोनेशन सेरेमनी के कारण ब्लैक प्रिजन की सेनाएं आज सामान्य की तुलना में 50% से अधिक कम है। मूजान शहर के टॉवर के ऊपर बैठा था, चुपचाप अकेले शराब पी रहा था। वह ब्लैक प्रिजन का वार्डन है, ब्लैक प्रिजन के आसपास की ताकतों और प्रिजन गार्ड्स की तैनाती का प्रभारी है। पिछली घटना के बाद, जिसमें 3 प्रिजन गार्ड्स और ड्यूअन दाव गायब हो गए थे, उसे ले होंग से कई डांट पड़ी थी। उसे कोरोनेशन सेरेमनी में भाग लेने से भी मना कर दिया गया था, जिससे मूजान बहुत निराश हुआ। अचानक मूजान ने कुछ महसूस किया और ब्लैक प्रिजन के प्रवेश द्वार की तरफ देखा। कई जेलर्स बुरी तरह से भागते हुए देखे गए। What happened? मूजान के भाव थोड़े बदल गए और उसने तीखेपन से पूछा। ब्लैक प्रिजन में सेल्स खोल दिए गए हैं और बहुत सारे प्रिजनर्स बाहर निकल आए हैं, बहुत ज्यादा हैं। एक प्रिजन गार्ड ने, जिसका सिर खून से लथपथ था, भारी सांस लेते हुए कहा। What? मूजान, उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। उसने अपने हाथ में शराब का गिलास कुचल दिया। फिर उसने प्रिजन गेट से प्रिजनर्स की लहरों को बाहर निकलते देखा। किल देम, सभी जेलर्स को मार डालो और इस डार्क प्रिजन से बाहर निकलो। मैं अब पूरी तरह से स्वतंत्र हूँ। जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे मार डालूंगा। अनगिनत प्रिजनर्स, उनकी आंखें गुस्से से लाल, प्रिजन गेट से बाहर निकलते हुए दहाड़ रहे थे और चिल्ला रहे थे। ब्लैक जेल के अंदर प्रिजनर्स की संख्या वहां तैनात सोल्जर्स की संख्या से कहीं अधिक थी। इसलिए जब प्रिजनर्स ज्वार की तरह बाहर निकले तो उन्होंने तुरंत सोल्जर्स को आश्चर्यचकित कर दिया और ब्लैक प्रिजन के बाहर खुली जगह में अराजकता फैल गई। तुम में कुछ दम है। मूजान आसमान में उड़ गया, अपनी पीठ से भारी काला लोहे का भाला निकाला और उतरने के बाद उसे चारों तरफ घुमाया। बैंग! मूजान को केंद्र में रखते हुए गनफा की एक अंगूठी फटी, जिसने तुरंत 10 से अधिक प्रिजनर्स को अनगिनत टुकड़ों में तोड़ दिया। खून का छिड़काव, एक भयानक दृश्य। मूजान की गति भारी थी। उसने अपने भाला को क्षैतिज रूप से बाहर निकाला और अनगिनत भाला शादोस फट गए, जिससे अनगिनत प्रिजनर्स के आवेश को जबरदस्ती रोक दिया गया। उसी समय अव्यवस्थित सोल्जर्स ने धीरे धीरे अपना संयम वापस पा लिया और काउंटर अटैक शुरू कर दिया। नॉक नॉक नॉक। सामने शहर के द्वार से यांत्रिक क्लिक की एक श्रृंखला आई और ऊंचा द्वार लगातार बंद होता देखा गया। एक पल में प्रिजनर्स पागल हो गए। वे सभी बहुत अच्छी तरह से जानते थे, एक बार शहर के द्वार बंद हो जाने के बाद वे कछुए की तरह बर्तन में फंस जाएंगे और भागना आसमान पर चढ़ने जितना मुश्किल होगा। ब्लड क्लाड गॉड्स कहाँ हैं? मूजान का भाला ड्रैगन की तरह चल रहा था। वह भीड़ के माध्यम से चार्ज कर रहा था। प्रिजनर्स की संख्या बढ़ती देखकर और वे बेतहाशा लड़ने लगे, उसने जोर से दहाड़। वश वश। अचानक शहर की दीवार पर आकृतियां दिखाई दी। ये आकृतियां सभी एक ही खून के रंग के वस्त्र पहने हुए थीं। उनके चेहरों पर भयानक मास्क थे। वे लगभग 50 थे और उनमें से प्रत्येक ने एक शक्तिशाली और भारी उपस्थिति दी। विशेष रूप से 5 लीडर्स ने काले लोहे के मास्क पहन रखे थे और उनके पास अत्यंत शक्तिशाली काय अनब्लड था, जो आयन बोन रेल्म तक पहुंच गया था। बाकी खून के रंग की आकृतियां सभी ब्रॉन्ज बोन रेल्म में थीं और उन्होंने अपने चेहरे पर कांस्य मास्क पहन रखे थे। ब्लड क्लाड गार्ड्स ब्लैक प्रिजन में सबसे अभिजात ताकत हैं। उनमें से सबसे कमजोर ब्रॉन्ज बोन रेल्म के एक्सपर्ट्स हैं, जबकि सबसे मजबूत गोल्ड बोन रेल्म तक पहुंच गए हैं। किल विदाउट मर्सी। मूजान के आदेश पर खून के रंग के वस्त्रों में 50 आदमी आगे बढ़े और उनके पीछे लाशों का ढेर लग गया। ब्लड रोब्ड वॉरियर्स में से प्रत्येक एक हाथ से 100 आदमियों को लेने में सक्षम था। उन्होंने क्रूरता और पागलपन का प्रदर्शन किया, जिससे प्रिजनर्स डर गए। वे पूरी तरह से भयभीत हो गए। रन! ब्लैक प्रिजन के ब्लड क्लाड गार्ड्स बहुत स्ट्रोंग हैं, चाहे हम में से कितने भी हों बेकार है। माय गॉड, ब्लड क्लाड गार्ड्स इतने भयानक कैसे हो सकते हैं? चलो अपनी जान बचाकर भागते हैं। बचे हुए प्रिजनर्स ने लड़ने की इच्छा खो दी और चारों दिशाओं में बिखर गए। बूम! अचानक प्रिजन के अंदर से एक विशाल खूनी पाम प्रिंट निकला। PFFT। जो ब्लड क्लाड गार्ड्स प्रिजनर्स का वध कर रहे थे, वे सभी खून के बादल में फट गए, बिना किसी संदेह के मर गए। मूजान के भाव बुरी तरह बदल गए
उसकी नज़र ब्लैक प्रिजन पर लगी रही। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अजय ब्लड क्लॉट गॉड्स इतनी जल्दी और निर्णायक रूप से मारे जाएंगे। बैंग बैंग बैंग, एक के बाद एक खूनी पाम प्रिंट्स निकलते रहे और जहां से भी गुजरे, चाहे वे ब्लड क्लॉट गॉड्स हों, प्रिजनर्स हों या सोल्जर्स, सब मर गए। डैम इट, हु इज इट? गुस्से में मूजान ने अपना पैर पटका, जमीन चटक गई और उसने गनफायर का एक विस्फोट किया। एक के बाद एक खूनी पाम प्रिंट्स को तोड़ दिया। उसने 10 से अधिक खूनी पाम प्रिंट्स को नष्ट करने के बाद प्रिजन खाली रहा। नो आई, हेल्प मी। उसी समय शहर के द्वार से पीड़ा की चीखें गूंज उठीं। मूजान ने अपना सिर घुमाया और उसने शहर के द्वार पर एक क्षीण बुजुर्ग व्यक्ति को एक सोल्जर की लाश लिए देखा। उसके चेहरे पर तिरस्कार भरा था। ब्लड स्लॉटर, तुमने यह सब किया? मूजान का चेहरा काला पड़ गया। मूजान, तू बहुत बेवकूफ़ है। तू पूरी तरह से मूर्ख बना दिया गया है, बिना यह एहसास किए ही। यह सब मैंने नहीं किया, यह एक किशोर प्रिजनर ने किया। ब्लड बुचर ने टिप्पणी की, एक हाथ के प्रहार से शहर के द्वार को उड़ा दिया और खून के प्रकाश की एक लकीर में गायब हो गया। लियांग वू, इन प्रिजनर्स को दबाओ। अगर मेरे लौटने तक तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा सिर ले लूंगा। मूजान ने एक सुनहरा मास्क पहने हुए खून के रंग के वस्त्र में एक व्यक्ति को आदेश दिया, फिर शहर के द्वार से बाहर निकला और ज्यूतू का पीछा किया। ब्लड बुचर ब्लैक प्रिजन में सबसे महत्वपूर्ण प्रिजनर है। अगर उसे भागने दिया गया तो उसका अपराध बहुत बड़ा होगा। मूजान के जाने के बाद लियांग वू ने बाकी ब्लड क्लॉट गॉड्स को लाने के लिए लोगों को भेजा। ब्लैक प्रिजन में कुल 100 ब्लड क्लॉट गॉड्स हैं, जिनमें 8 आयरन फेस्ड और 3 सिल्वर फेस्ड हैं। लियांग वू ब्लड क्लॉट गॉड्स में एकमात्र गोल्डन मास्क वाला था और उसका दर्जा मूजान के बाद दूसरे स्थान पर था। हालांकि सभी 50 ब्लड क्लॉट गॉड्स मारे गए, उनमें से अधिकांश ब्रॉन्ज फेस्ड और आयरन फेस्ड प्रकार के थे, इसलिए ब्लड क्लॉट गॉड्स की नींव पूरी तरह से नहीं हिली है। ब्लड क्लॉट गॉड्स के सबसे मजबूत सदस्य सिल्वर मास्क और गोल्ड मास्क अभी भी जीवित हैं। जब 50 नए ब्लड क्लॉट गॉड्स लड़ाई में शामिल हुए तो प्रिजनर्स, जिनका पहले पल्ला भारी था, फिर से अभिभूत हो गए। विशेष रूप से 3 सिल्वर मास्क ब्लड क्लॉट गॉड्स उनके किलिंग ऑरा और उमड़ते हुए ब्लड के साथ एक बार की तरह थे। प्रिजनर्स को लड़ने की शक्ति नहीं दे रहे थे। मुफेंग चुपचाप ब्लैक प्रिजन गेट के पीछे छाया में खड़ा था, ठंडेपन से बाहर के नरसंहार को देख रहा था। हाफ एन इंसेंस स्टिक के समय में युद्ध क्षेत्र की स्थिति उलट गई और प्रिजनर्स लगभग पूरी तरह से हार गए। लगभग 1000 प्रिजनर्स में से 100 से कम मारे गए थे। दृश्य लाशों के ढेर से भरा था, एक नरसंहार के युद्ध क्षेत्र जैसा। प्रिजनर्स इतनी जल्दी हार गए, मुख्यतः ब्लड क्लॉट गॉड्स के जुड़ने के कारण। विशेष रूप से ब्लड क्लॉट गॉड्स के नेतृत्व वाले 3 सिल्वर मास्क गॉड्स सिल्वर बोन रेल्म के एक्सपर्ट्स थे। चाहे उनमें से कितने भी क्यों न हों, वे आसान शिकार होंगे। रन ब्लड क्लॉट गॉड्स, हमारे लिए कोई मुकाबला नहीं है, अपनी जान बचाकर भागो। मेरी जान बख्श दो, मैं फिर से भागने की हिम्मत नहीं करूंगा, मुझे मत मारो। बचे हुए प्रिजनर्स हार कर आगे बढ़ने के बजाय पीछे हट गए और डॉक प्रिजन में वापस भाग गए। आंख के एक झटके में प्रिजनर्स सभी भाग गए थे। जिस पल 3 सिल्वर मास्क ब्लड क्लॉट गॉड्स ब्लैक प्रिजन में दौड़े, उन्होंने मुफेंग, माकाई और लू क्यूमेंग को प्रवेश द्वार पर छिपे हुए भी खोज लिया। अयो! सामने वाले सिल्वर मास्क व्यक्ति ने मुफेंग और उसके 2 साथियों की तरफ ठंडी नज़र से देखा। वह कुछ कहने ही वाला था कि वह यह जानकर डर गया कि मुफेंग ने बिजली की गति से अपनी तलवार खींच ली थी। गिलिंग! तलवार के प्रकाश की एक चमक आसमान में चांदनी की तरह एक ठंडी किलिंग इंटेंट लिए सिल्वर मास्क की तरफ झपटी। PFF दिए। इससे पहले कि सिल्वर मास्क कुछ प्रतिक्रिया करता, उसका सिर कट गया। ग्लग ग्लग! सिल्वर मास्क पहने हुए सिर ने जमीन पर कई बार लौटने के बाद जाकर रुका। पूरा दर्शक स्तब्ध रह गया। एक सिल्वर बोन रेल्म एक्सपर्ट बस ऐसे मर गया। ब्लड क्लॉट गॉड्स और भागते हुए प्रिजनर्स दोनों ने सदमे में हाँफ ली। चैप्टर 10 द पर्सन आई वांट टू किल नो वन कैन सेव। मुफेंग! शहर की दीवार पर लियांग वू ने सिल्वर मास्क प्रिजन पहने उस लड़के को एक ही तलवार के वार से मारा जाते देखा और उसका चेहरा सदमे से भर गया। उसने स्वाभाविक रूप से मुफेंग को पहचान लिया, लेकिन क्या मुफेंग एक बेकार व्यक्ति नहीं था जो कल्टिवेट नहीं कर सकता था? वह एक सिल्वर बोन रेल्म एक्सपर्ट को एक ही तलवार के वार से कैसे मार सकता था? यह अविश्वसनीय है। गिल! सिल्वर मास्क को एक ही तलवार के वार से मारने के बाद
मुफेंग ने अपनी तलवार की मुद्रा बदली और अन्य 2 सिल्वर मास्क्स पर वार किया। बैंग बैंग! 2 सिल्वर मास्क व्यक्तियों के भाव बुरी तरह बदल गए। उन्होंने अपनी तलवारें उठाईं और क्षैतिज रूप से वार किया, लंबी तलवार पर जोर से प्रहार किया। फिर वे भयानक बल से पीछे हट गए, जिससे उनके पीछे ब्लडक्लाद गार्ड्स असंतुलित हो गए। मुफेंग की तलवारबाजी और भी भयंकर हो गई और एक त्वरित कदम में वह 2 सिल्वर मास्क आकृतियों की तरफ दौड़ा। डिंग डिंग! मुफेंग अविश्वसनीय गति से चला, तुरंत करीब आ गया। उसकी लंबी तलवार बिजली की गति से चली और 2 सिल्वर मास्क व्यक्तियों के साथ कई बार टकराई, जिससे वे एक बार फिर पीछे हट गए। चलो एक साथ हमला करते हैं और उसे मारते हैं। स्थिति की गंभीरता को महसूस करते हुए लियांग वू दहाड़ा और उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट भरी शहर की दीवार से नीचे दौड़ा। मा काय और लू क्यूमेंग बाहर कूद गए और लियांग वू के साथ भयंकर युद्ध में लग गए। 3 गोल्डन बाउन रेल्म एक्सपर्ट्स के बीच टकराव हुआ, जिससे हवा में एक्सप्लोसिव साउंड्स की एक श्रृंखला पैदा हुई। हालांकि जैसे ही तीनों टकराए, मा काय और लू क्यूमेंग नुकसान में थे। मा काय और लू क्यूमेंग ब्लैक प्रिजन में बहुत लंबे समय से कैद थे, जिसके परिणामस्वरूप उनकी वाइटल एनर्जी बुरी तरह से समाप्त हो गई थी और उनकी ताकत में काफ़ी गिरावट आई थी। अगर दोनों ने कंबाइंड फोर्सेस नहीं किया होता तो वे शायद हारने से पहले अधिक समय तक नहीं टिकते। दूसरी तरफ है 2 सिल्वर मास्क व्यक्ति, 3 आयरन मास्क व्यक्ति और 45 ब्रॉन्ज मास्क व्यक्ति जल्दी से एक फॉर्मेशन बनाया और मुफेंग को पूरी तरह से घेर लिया। 2 मास्क व्यक्ति हाथ में चाकू लेकर मुफेंग की तरफ दौड़े, जबकि 3 और मास्क व्यक्ति उसे पीछे से घेर लिया। वे सभी उसे मारने के लिए तैयार थे। 45 मास्क आकृतियों ने एक अभेद्य घेरा बनाया, मुफेंग के रास्ते को सभी दिशाओं से अवरुद्ध कर दिया। मुफेंग ऊपर कूद गया, 3 आयरन मास्क्स के हमलों को चकमा देते हुए और बेरहमी से 2 सिल्वर मास्क्स पर अपनी तलवार से वार किया। क्लैंग क्लैंग क्लैंग! मुफेंग के तलवार के वार गड़गड़ाहट की तरह तेज थे, प्रत्येक वार पिछले से तेज, एक अंतहीन सुनामी स्टॉर्म की तरह। ब्लेड्स एज और तलवार के प्रकाश ने तेजी से टकराव किया, चिंगारियां उड़ रही थीं और धातु की आवाजें गूंज रही थीं। मुफेंग के साथ 10 से अधिक वारों का आदान प्रदान करने के बाद 2 मास्क्ड व्यक्तियों की इंटरनल एनर्जी तेजी से समाप्त हो गई और उन दोनों ने खून खांसा और जमीन पर घुटने टेक दिए। वाई इज योर वाइटल एनर्जी सो स्ट्रॉन्ग? चांदी के मास्क वाला एक व्यक्ति, उसके मुंह और नाक से खून बह रहा था। उसने अपनी छाती पकड़ी, संघर्ष करते हुए अपना सिर उठाया और मुफेंग की तरफ ध्यान से देखा, लेकिन उसे जवाब देने वाली थी एक तेज तलवार का प्रकाश, जिसने उसकी भौं को छेद दिया और उसकी भयभीत नजरों के सामने उसकी खोपड़ी को तोड़ दिया। यू टॉक टू मच नॉनसेंस! मुफेंग की नज़र बर्फीली थी। जिस पल उसने सिल्वर मास्क व्यक्ति को मारा, उसने अपनी बाईं मुट्ठी बंद की और उसे जोर से दूसरे सिल्वर मास्क व्यक्ति पर मारा। रॉ! मुक्का हवा में सीटी बजाता हुआ बाघ की दहाड़ और ड्रैगन की पुकार की तरह सिल्वर मास्क व्यक्ति की भयानक नज़रों के नीचे मुक्के ने उसकी खोपड़ी को तोड़ दिया। साइलेंस! दृश्य मौत से खामोश था। जेलर्स और प्रिजनर्स दोनों मुफेंग के त्वरित और निर्णायक किलिंग मेथड से स्तब्ध थे। अगर मुफेंग की पहले सिल्वर मास्क की हत्या आंशिक रूप से सरप्राइज अटैक के कारण थी और आंशिक रूप से भाग्य से, तो लेकिन अब कई ब्लडक्लाद गार्ड से घिरे होने के बावजूद मुफेंग ने अपने सामने 2 सिल्वर मास्क्स को मार डाला। अब कोई भी विश्वास नहीं करता था कि मुफेंग यह संयोग से कर पाया था। 2 सिल्वर मास्क्ड व्यक्तियों को इंस्टेंट किल करने के बाद मुफेंग धीमा नहीं हुआ और अपनी तलवार के साथ आसपास के ब्लडक्लाद गार्ड्स की तरफ दौड़ा। पीएफएफटी! 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 मुफेंग ब्लडक्लाद गार्ड्स के घेरे के माध्यम से उड़ गया और वह जहां भी गया सिर उड़ गए। सिल्वर मास्क के सफाई के बाद बाकी बचे ब्लडक्लाद गार्ड्स में सबसे मजबूत केवल आयरन बाउन रेल्म में था, जबकि बाकी ब्रॉन्ज बाउन रेल्म में थे। उनमें से कोई भी मुफेंग के सामने एक मौका भी नहीं टिक सकता था। क्रिम्सन एनर्जी की एक धारा मुफेंग को केंद्र में रखते हुए एक ब्लड एनर्जी स्टॉर्म बनाया और मुफेंग के शरीर में उमड़ आई। और इस बीच मुफेंग का ब्लड एनर्जी पागलों की हत्या के बीच लगातार उमड़ रहा था। एक जोरदार बूम के साथ मुफेंग का कल्टिवेशन लेवल सिल्वर बाउन रेल्म के चरम से गोल्डन बाउन रेल्म में कूद गया। उसकी हड्डियों से चांदी का प्रकाश फीका पड़ गया, एक चकाचौंध सुनहरी चमक से प्रतिस्थापित हो गया और उसकी और तेजी से बढ़ी एक अत्यंत भयानक स्तर तक पहुंच गई। किल! इस समय मुफेंग डेथ के गॉड की तरह था। एक लंबी तलवार चला रहा था
और पागलों की तरह वध कर रहा था। जो भी ब्लड क्लाद गॉड्स उसके रास्ते में आए उसने उन्हें एक ही तलवार के वार से मार डाला, कोई नहीं बचा। क्या यह वास्तव में मू प्रिंसेस मैंशन का कुख्यात गुड फॉर नथिंग ए है? यह थोड़ा बहुत शक्तिशाली है। यह भयानक है। बाहर की अफवाहें पूरी तरह से अविश्वसनीय है। मुफेंग एक वेस्ट कैसे है? वह बहुत शक्तिशाली है। जो प्रिजनर्स ब्लैक जेल में वापस भाग गए थे उन्होंने स्वाभाविक रूप से यह दृश्य देखा और वे सभी स्तब्ध थे, उनके मुंह खुले थे। मुफेंग की तरफ उनकी नजरें विस्मय और भय से भर गईं। ब्लड क्लाद गॉड्स लगभग पूरी तरह से समाप्त कर दिए गए थे। 3 जीवित आयरन फेस्ड गॉड्स डर गए और लियांग वू की तरफ भाग गए। No one can escape today, they will all die। मुफेंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और भागते हुए आयरन फेस का पीछा किया। अपनी तलवार उनमें से एक आयरन फेस पर भोंक दी जो पीछे रह गया था। ये देखकर कि कोई रास्ता नहीं था, आयरन मास्क वाले व्यक्ति ने दांत पीसकर चाकू की मूठ को कसकर पकड़ लिया और अपने ब्लड को उमड़ते हुए अपनी पूरी ताकत से पीछे की तरफ वार किया। क्लैंग! उन्होंने आमने सामने टकराव किया, उनके हथियार झनझनाए और फट गए। मुफेंग स्थिर रहा जबकि आयरन मास्क वाला व्यक्ति खून के बादल से ढका हुआ था और भारी रूप से जमीन पर घुटने टेक दिए। उसकी आंखें मौत के घाट उतरते समय खुली थीं। आयरन फेस को इंस्टेंट किल करने के बाद मुफेंग ने एक तरफ से लंबी तलवार खींची, अपनी कमर को धनुष के आकार में झुकाया और फिर तलवार को जोर से बाहर फेंक दिया। वोश! लंबी तलवार हवा में कट गई, हवा में एक लंबा सफेद निशान छोड़ते हुए। PFFT। दूसरा आयरन फेस व्यक्ति एक लंबी तलवार द्वारा छेद दिया गया और जमीन पर ठोंक दिया गया। उसके सातों छिद्रों से खून बह रहा था और वह दर्द से ऐंठ रहा था। मुफेंग तेजी से आगे बढ़ा, निर्णायक रूप से फिनिशिंग ब्लो दिया और फिर आखिरी आमद सोल्जर की तरफ दौड़ा। नो लॉर्ड लियांग, प्लीज सेव मी। आयरन मास्क वाला व्यक्ति डर गया और पागलों की तरह लियांग वू की तरफ भागा। मुफेंग स्टॉप! लियांग वू का ब्लड अनकाई फूट पड़ा। उसने माकाई और लू क्यूमेंग को पीछे धकेल दिया और आयरन फेस की तरफ दौड़ा, उसे बचाने का इरादा रखते हुए। जब आयरन फेस ने लियांग वू को अपनी तरफ दौड़ते देखा उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वह जानता था कि वह बच गया है, लेकिन जल्द ही उसने देखा कि लियांग वू के चेहरे पर कोई राहत नहीं थी बल्कि आश्चर्य और गुस्सा था। स्टॉप! लियांग वू दहाड़ा। जैसे ही उसने बात खत्म की तलवार का प्रकाश एक अर्धचंद्र की तरह आयरन फेस के सिर के ऊपर उठा और फिर बहुत तेजी से नीचे गिरा। PFFT। आयरन मास्क तलवार के प्रकाश से 2 टुकड़ों में कट गया। गर्म खून बाहर निकल आया, लियांग वू के चेहरे और शरीर को भिगो दिया। उसके सामने मू फेंग हाथ में तलवार लिए खड़ा था, ठंडेपन से तिरस्कार करते हुए। द पर्सन आई वॉन्ट टू किल नो वन कैन सेव। जैसे ही लियांग वू ने अपने चेहरे पर गर्म खून महसूस किया, एक तीव्र गुस्सा अनियंत्रित रूप से उसके सिर पर चढ़ गया। तू बास्तद मू फेंग, तूने मेरे सामने किसी को मारने की हिम्मत की? क्या तू जानता है कि तू क्या कर रहा है? लियांग वू की आंखें गुस्से से फैल गईं। वह मू फेंग की तरफ ध्यान से देख रहा था। उसका गुस्सा लगभग दहाड़ने के स्तर तक पहुंच गया, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म करता मू फेंग ने पहले ही कदम उठा दिया था। क्लैंग! तलवार एक शानदार ब्लेड की तरह चमकी हवा में कट गई और सीधे लियांग वू की भौं पर लगी। लियांग वू के भाव बुरी तरह बदल गए। उसने अपनी कमर से अपनी सुनहरी तलवार खींची और उसे अपने सामने क्षैतिज रूप से पकड़ लिया। बैंग! धातु और पत्थर के टकराव की आवाज के साथ लियांग वू ने एक धीमी आवाज निकाली और कई कदम पीछे हट गया। इससे पहले कि लियांग वू अपना संतुलन वापस पाता, मू फेंग के तेज हमले एक तूफान की तरह लियांग वू को कदम दर कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इट्स अ फाइट टू द डेथ। बात करने का क्या मतलब? चलो लड़ते हैं, या तो तू मरेगा या मैं। मुफेंग की आंखें किलिंग इंटेंट से भरी थीं और उसके हमले मूसलाधार बारिश की तरह बरस रहे थे। हर चाल घातक थी उसके लिए। अगर वह अपने हाथों का उपयोग कर सकता है तो वह कभी भी अपने शब्दों का उपयोग नहीं करेगा। किलिंग कभी भी शब्दों से नहीं होती बल्कि अपने हाथ में तलवार से होती है। PFFT। लियांग वू अचानक हमले की चपेट में आ गया और उसका बायां शोल्डर ब्लेड तलवार की नोक से छेद दिया गया। खून बाहर निकल आया और वह अपना पैर जमाने से पहले 10 फीट से अधिक पीछे हट गया। हाउ इज दैट पॉसिबल? तुमने अभी अभी गोल्डन बोन रेल्म में ब्रेक थ्रू किया है। तुम्हारा ब्लड एंड एनर्जी इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है तुम? लियांग वू स्तब्ध था। इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म करता वह यह जानकर डर गया
कि तलवार का प्रकाश उसके ठीक सामने था। PFFT। इससे पहले कि लियांग वू कुछ प्रतिक्रिया करता, तलवार चमकी और उसके दाहिने कंधे को छेद दिया। और भी भयानक, लंबी तलवार तेज गति से घूमी, न केवल उसके दाहिने कंधे के मांस और खून को फाड़ दिया बल्कि उसके पूरे दाहिने हाथ को भी उड़ा दिया। पूरा दर्शक स्तब्ध रह गया। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि लियांग वू, जो गोल्डन बाउन रेल्म में भी था, मू फेंग के खिलाफ अपनी लड़ाई में इतना बड़ा नुकसान उठाएगा। लियांग वू की आंखें गुस्से से लाल थीं और अपने बचे हुए बाएं हाथ से उसने अपनी मुट्ठी बंद की और उसे मू फेंग के सिर पर जोर से मारा। उसने महसूस किया कि मू फेंग नियमों के अनुसार बिल्कुल नहीं खेलता था। यह लड़का लड़ाई में समय बर्बाद नहीं करता, वह सीधे किलिंग के लिए जाता है। ऑल थिंग्स इन द यूनिवर्स। मू फेंग की आंखों ने सुनहरी रोशनी का उत्सर्जन किया, उसकी काली पुतलियां सुनहरी डबल प्यूपल्स में बदल गईं और उसी समय उसके चारों तरफ अनगिनत सुनहरी डबल प्यूपल फैंटम्स दिखाई दिए। लियांग वू तुरंत इल्यूजन में फंस गया, लेकिन उसकी इच्छाशक्ति मजबूत थी और उसने जल्दी से अपना संयम वापस पा लिया। लेकिन उसी पल उसने पहल खो दी और मू फेंग की तलवार बिजली की तरह तेज ने उसके बाएं हाथ को काट दिया। लियांग वू ने एक तीखी चीख मारी, लेकिन जल्द ही वह आवाज नहीं कर सका, क्योंकि मू फेंग ने लियांग वू को उसकी गर्दन से अपने दाहिने हाथ से पकड़ लिया, उसे अपने सिर के ऊपर उठाया और उसे शहर के द्वार की तरफ जोर से फेंक दिया। लियांग वू बुरी तरह से शहर के द्वार पर जा लगा। फिर एक सुनहरी रोशनी बह गई, उसने लियांग वू की छाती को छेद दिया और उसे शहर के द्वार पर मजबूती से ठोंक दिया। बाफे। लियांग वू ने मुंह से खून की एक फुहार उगली, उसकी आंखें खुली थीं, वह मू फेंग को घूर रहा था, डर और नाराजगी से भरा। हाँ, दैट वाज ग्रेट, दैट वाज सो सैटिस्फाइंग। मू फेंग जोर से हंसा, उसकी हंसी और भी जोरदार होती गई। उसी समय उसके शरीर के अंदर धीमी चटकने की आवाज़ें गूंज उठीं और फिर उसकी हड्डियों में एक जबरदस्त परिवर्तन हुआ। उसके शरीर के भीतर की सुनहरी हड्डियां धीरे धीरे और भी अधिक चकाचौंध होती गईं, सूरज की तरह चमकने लगी। अंत में मू फेंग की सभी हड्डियां गोल्डन बाउन्स में बदल गईं। इस समय मू फेंग का नया ब्रेक थ्रू किया हुआ गोल्डन बाउन रेल्म पूरी तरह से कंसोलिडेटेड हो गया था और उसकी ऑरा और भी गहरी और ठोस हो गई थी। तो ये था आज का चैप्टर। मुझे ये स्टोरी कंटिन्यू करने में मजा आ रहा है। अगर तुम्हें भी ये डार्कनेस और पावर जर्नी पसंद आ रही है तो नेचुरली साथ चलते रहो। अगले चैप्टर में मिलते हैं, जहाँ केओस और स्लॉथ की राह और आगे बढ़ेगी।